डायरेक्ट सेलर सरकार के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्स कलेक्शन का एक सोर्स बन चुके हैं, तो क्यों नहीं रोजगार हो सकता? ये बिल्कुल रोजगार का एक मौका ये तो है। बात सही। मतलब कंपनियां टिकती नहीं, पैसा लेके भाग जाएंगी जो भी कुछ है। तो क्या सर ये सही बात है? फिर डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? पैसे इन्वेस्ट तो हो रहे हैं, जा कहां रहे हैं ये नहीं पता है, इसीलिए सरकार इसको बोल रही इलीगल, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है इसकी। सब बोलते हैं सिस्टम में, और सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। क्या कोई बंदा अगर ज्वाइन होता है तो क्या सही में करोड़पति बन जाता है? टोटल फेक नैरेटिव है। मैं व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूंगा, 500 सब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को कवर करने के लिए, 500 प्लस टॉपिक्स। 3 बंदे को जोड़ो, पहला चेक पाओ। क्या उसी वीडियो की बात कर रहे हो? और मैं आपको एक बात बता दूं, मीम्स बनाने वालों, इनकी मीम्स में अगर इतना दम होता तो कभी ये टॉपिक का सहारा नहीं लेते। तो मैं बहुत हैरान हो गया था कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग से रोल्स रॉयल्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो 3 जोड़ने वाली मीम्स आ रही है, आपने भी मुझसे कहा, एक मीम्स मैंने देखी थी जिसमें वो गाय भैंस की जगह में बैठ के बोलता हाँ करोड़पति बनने वाला है। हाँ। ये इंडस्ट्री तकरीबन 100 साल पुरानी है इंडिया में। तो सर आपकी अभी टीम कितनी है? ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं देखूं तो लगभग 70,000 प्लस की मेरी टीम हो चुकी है। 70,000 की टीम आपके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल द स्टोरीज स्पीक में। कहानियां बोलती है। ठीक इसी तरह अपनी कहानियों को लेकर आज के हमारे गेस्ट है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत से लोगों के आइडियल और डायरेक्ट सेलिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले इंजीनियर प्रमोद सिंह। हेलो सर। हेलो एवरीवन। हाय सौरभ। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, एज यूजुअल जैसा मैं रहता हूँ। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आपको लेके, क्योंकि मेरा दोस्त जो गुलशन है वो जब भी मुझे को कोई परेशानी होती है तो मुझे समझाता है। तो मैंने उसका ज्ञान देखता था, बहुत ज्यादा ज्ञान लेता था आपसे। तो आप ही के बारे में बताता था कि मेरे सर ऐसे, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में तो बहुत ज्यादा बताता था। मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था कि मैं कभी ना कभी तो मिलूंगा उनसे, उनका माइंडसेट देखूंगा, कैसे क्या सोचते हो जीवन करियर के बारे में, क्या उन्हें ऐसा क्या कि मैं भी तो कुछ जानूं कि आखिर मेरा जो दोस्त है वो इतना मोटिवेट हुआ। तो आप बताइए सर अब। मोटिवेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, गुलशन पहले तो गुलशन के बारे में बताने के पहले सौरभ की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके चैनल में आकर। और मैं सबको यही बोलूंगा कि आई एम प्रमोद सिंह, बेसिकली आई एम नोन एज अ इंजीनियरिंग गाय एंड आई बिलोंग्स टू भोपाल, मध्य प्रदेश, द मेट्रो ऑफ द कैपिटल ऑफ एमपी। एंड माइंड सेट की बात मैं जरूर करूंगा सौरभ, और मुझे अभी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सुबह मेरी बात हुई थी कि लाइक हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, और मैं अपने इवेंट के लिए आया था। तो सुबह आपके लिए बात हुई है पॉडकास्ट के लिए, और दोपहर में मैं इवेंट कर रहा था। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये नेचुरल फिनोमिना जैसा हो गया। कि मुझे ये नहीं पता है कि ये पॉडकास्ट होने वाला था, ये आपके शहर में आने के बाद मुझे पता चला। और चूंकि ये बालाघाट में हो रहा है तो मेरा लगाव भी बहुत ज्यादा है यहाँ से। और जैसा कि आपने गुलशन का नाम लिया, ही इज अ वेरी ग्रेटिट्यूडफुल गाय, ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। तो हम उसे चॉकलेटी बॉय के नाम से बुलाते हैं। चॉकलेट। और मेरे छोटे भाई जैसा ही है वो। यस। तो जब भी मेरी बात हुई उससे, तो उन्होंने आपका जिक्र किया कि एक स्टोरीज टेलिंग को लेकर आपने एक चैनल बनाया है, बेसिकली ट्रू स्टोरीज। उनका भी ये था कि सर ऐसा होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये बात मैच करती है कि जो आपके चैनल का सेंस है और जो मेरे लाइफ का माइंडसेट है, दोनों मैच खा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जो नेचुरल टॉक होने वाली है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यस सर। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यूजुअली क्या होता है, पॉडकास्ट प्री प्लान होता है। यस सर। बट आई थिंक मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, दिस इज अ लाइव पॉडकास्ट एक्चुअली। तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी। और सौरभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मैं ना, मतलब उस तरीके से नहीं जाना चाहता हूँ, या उस तरीके से मैं पब्लिक के सामने नहीं आना चाह रहा हूँ पॉडकास्ट में, लाइक कि प्री प्लान था, या हम बहुत डेजिग्नेटेड लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। हम वैसे फ्रेंडली में बात करें, लाइक गुलशन का नाम लिया तो मैंने ये नहीं कहा ही वाज माय जूनियर एंड वी मेट एंड ऑल, ही इज लाइक अ ब्रदर, है ना। तो हम इसको फ्री हैंड टॉक करेंगे जिसमें शब्दों की कोई सीमा ना हो। यस सर, बिल्कुल। और फ्रीली टॉक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली आपने माइंडसेट की बात कही थी, तो हाँ मैं ये मानता हूँ सौरभ की माइंडसेट इज एवरीथिंग। आज मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाया था। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आप वही बनते हैं जो आपके दिमाग में होता है। बिल्कुल सर। और आपके दिमाग में वो होता है जिसके इर्द गिर्द आप घिरे हुए रहते हैं, सराउंड होती हैं आपकी चीजें। सपोज आप देखिए ना, अमेरिका में रहने वाले को इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, और हिंदुस्तानी उसी के लिए पैसे खर्च करता है। लेकिन हिंदुस्तानी को हिंदी नहीं सिखाई जाती, और अमेरिका वाला उसके लिए पैसे खर्च करता है। ये माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट आता है आप किससे मिले हैं। हालांकि हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं अक्सर ये कहता हूं सौरभ की, आपके 4 व्यक्ति कैसे हैं
आपके 4 दोस्त, 5वें आप वैसे बनने वाले हो। अब वो 4 आपके सिगरेट दारू वाले, बिल्कुल 4 पर्सनल लाइफ में एंगेज रहने वाले, 4 फिनेंशियली साउंड बंदे हैं, 4 ग्लैमर से अट्रैक्टिव बंदे हैं। किस सेगमेंट के साथ आपका माहौल है ये डिसाइड करेगा कि 5वें आप कैसे बनने वाले हैं। तो मैं माइंड सेट को कहीं ना कहीं ऐसे देखता हूँ, और इसके लिए बहुत जरूरी है आपका सर्कल सही होना, सही व्यक्ति का चुनाव करना। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, लिमिटेड सर्कल में रहो, लेकिन वर्थी सर्कल में रहो। जैसे माइंडसेट की बातें चल रही थी सर, ठीक है, आपका शुरुआती माइंडसेट ऐसा ही था कि करियर को लेकर मुझे करियर में ये अचीव करना है? नहीं सौरभ, ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा। एक्चुअली माइंडसेट और करियर की आपने बात की है और शुरुआत की बात की है, तो मैं अपना बिलोंगेशन आपको बता दूं। बेसिकली मैं जो मेरे साथ है वो तो जानते हैं, बट मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर का रहने वाला हूं। तो वो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, वहां पे हमेशा रिसोर्सेज की कमी होती है। तो मैं भी वहीं पे पला बड़ा हूँ, तो मैं माहौल से मैं भी इंस्पायर था। मेरा बैकग्राउंड ये था सौरभ की, बहुत स्टार्टिंग एज में, आई थिंक 1.5 ईयर, 1.5 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो अस्थमेटिक अटैक था उनको। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था, मैंने फोटो फ्रेम में उन्हें देखा है। तो चाइल्डहुड से मेरे साथ एक स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, पर आज मेरे पास शब्द है स्ट्रगल, उस दिन मेरे पास नहीं था। तो बेसिक वे में ऐसा है कि सर्वाइविंग का भी दिक्कत था। मतलब सॉरी, जैसे कि ठीक है, चीजें थी बहुत, मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूं जहां मजदूरी कर रहे हैं, पर ऐसा था कि चीजें हैं पर लाइफ स्टाइल के लिए नहीं थी। फीस है पर गवर्नमेंट स्कूल की है, प्राइवेट की नहीं है। बिल्कुल अच्छा सा खाना पीना है पर रेस्टोरेंट का नहीं है, घर का ही है। कपड़े हैं पर साल में एक बार नए मिलेंगे, बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो मैं उस बैकग्राउंड से था और मैं होटल लाइन का बंदा हूँ। तो मेरा जो माइंड सेट था वो होटल लाइन का था। ये समझा नहीं, होटल लाइन? होटल लाइन इन द सेंस और लाइक कोई रेस्टोरेंट होता है, कैफेटेरिया होता है, उसका और छोटा फॉर्म है, समोसा चाय कचौड़ी जैसे रेडी बटती है, मिलती है ना। तो उस पे मैं था। एक्चुअली वो फैमिली बिजनेस भी नहीं था, फादर साहब उसमें इन्वॉल्व हुए थे किसी को देखकर, और भाई ने उसको प्रोसीड किया था। तो हम दोनों ने वही किया, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो हमने वही काम किया था। तो मेरा जो बेसिक चाइल्डहुड टाइम था वहीं पे गया है। उसके साथ मैं एजुकेशन तो मेंटेन करता था। तो मुझे ऐसा था कि बस पैसे चाहिए थे घर का खर्चा चलाने के लिए, कि जिंदा रहने के लिए भी पैसे चाहिए, और उसके लिए मैं फिर होटल लाइन में था। तो मैंने वहां से करियर को देखा है। तो ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था मेरी लाइफ में। तो It was आपने just a coincidence। आपने सर एजुकेशन अनूपपुर में की या उसके बाहर निकल गया था अनूपपुर? हाँ, मैं 12th तक की एजुकेशन मैंने अनूपपुर में की हुई है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। 8th तक मैंने सर्वोदय विद्या मंदिर विद द नेम प्राइवेट स्कूल था। 9th 10th मैंने सरस्वती शिशु मंदिर अनूपपुर से किया, और 11th 12th मैंने एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल अनूपपुर से किया है। तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, और उसी बीच में मैं अपनी शॉप पे भी काम करता था। बेसिकली कैटरिंग का भी काम हमारा था। ओके। तो वही काम मैं करता था, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर निकला। सर कहाँ पर? आई वॉज इन भोपाल। मैं भोपाल आया था। भोपाल में आपने इंजीनियरिंग की? हाँ जी, भोपाल में इंजीनियरिंग। कौन सी कॉलेज से? I belongs from the TIT Bhopal, Technocrat Institute of Technology and Science Bhopal. I was passed out in 2013, 2013। सर शायद सर 2013 में इंजीनियर का तो बहुत ज्यादा स्कोप था, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं चुना? बहुत अच्छा सवाल है सौरभ। 2013 में एक्चुअली क्रेज नहीं था, क्रेज था 2006 से। हाँ, आईटी की बाढ़ आई हुई थी। बिल्कुल। मतलब भोपाल में एक लाइन है कि पत्थर मारो तो इंजीनियर को पड़ता है। जी, भोपाल की लाइन है ना एक्चुअल में, और हम भी लग गए उसी लाइन में। अच्छा। एक्चुअली मंकी सी मंकी डू, बंदर को देख के बंदर रंग बदलता है। मेरे पूरे अनूपपुर वाले भोपाल इंजीनियरिंग करने गए। हाँ, तो वही बात है, शर्मा जी का बेटा गया, वर्मा जी का बेटा गया, मिश्रा जी का बेटा गया, तुम भी जाओ। हाँ। पैसे नहीं थे सर, लोन लेकर भेजा, परीक्षा पूर्ति करने के लिए मैं भी गया था। तो टीआईटी से किया मैंने, और 2013 में पास आउट हुआ। और ऐसा नहीं है सौरभ, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट है, और 15 में मैंने एमबीए ड्रॉप किया है। मेरा मास्टर्स भी सेकंड सेम तक कंप्लीट है विद द सेम कॉलेज, टीआईटी भोपाल, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज इन एमपी। और इंजीनियरिंग मैंने कंटिन्यू की है। हाँ, एज अ करियर मैंने इंजीनियरिंग को नहीं चुना है, मेरा प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग है सौरभ। कब से सर? इट वाज इन 16th of Jan 2010, 16 जनवरी 2010। आपने ऐसा क्यों चुना कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरा करियर बन जाएगा करके? आप तो अच्छे खासे कॉलेज में भी थे, और आपको इंटेलिजेंट लोग आपके साथ में पढ़ते, क्योंकि देखा जाए तो इंजीनियर के जो बच्चे रहते, स्टूडेंट रहते, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहते, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी सोचते रहते। सौरभ, मैं इस लाइन को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपकी। इंजीनियर्स के बच्चे जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं बहुत ब्रिलियंट माइंड के नहीं होते। हाँ, पहले ये बात सही थी, बट अभी ऐसा है कि आजकल ना एक फ्लो सा आ गया, क्रेज है कि बाहर जाके पढ़ना है, कैसा भी है। बिल्कुल। तो आजकल तो स्कॉलरशिप में भी एडमिशन हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है
MPPET मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, आजकल JEE एडवांस है, बिल्कुल 92.92 मार्क्स लेकर आया था उस टाइम पे आउट ऑफ 200। तो मैंने टॉप 5 के अंदर उठाया था कॉलेज, और मैंने अपने कॉलेज की पहली सीट उठाई। तो इंजीनियरिंग का क्रेज था, लोन लेकर पढ़ाई की, तो बिल्कुल आप बोलेंगे क्रेज था, लेकिन बाद में बाढ़ आ गई और बाढ़ आई तो क्रेज खत्म हो गया। बिल्कुल एक्चुअली जिस फ्लो में इंजीनियर निकल रहे थे उस फ्लो में जॉब्स नहीं लग रही। अच्छा तो आपने जो मुझसे सवाल किया कि मैंने इंजीनियरिंग को क्यों नहीं चुना, सौरभ मैंने इंजीनियरिंग को चुना, बट इंजीनियरिंग ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। सो टू बी वेरी फ्रैंक, ये बात बोलने वाली है कि हाँ मैंने पैसे भी लगाए, लोन भी लिया, इंजीनियरिंग भी की, बट इंजीनियरिंग से मेरा करियर बन सकता था, बट मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें सौरभ की, ये रैंडम था, लाइक कि मुझे कोई मिला, उसने बताया, मुझे उससे बात करके अच्छा लगा, और मैंने खर्चा निकालने के लिए शुरू किया था कि बस मुझे मंथली एक्सपेंसेस मिल जाए, बाकी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगा। दैट वाज माय बिगिनिंग टाइम। कैसे डायरेक्ट सेलिंग को लेके उस समय भी नेगेटिविटी फैली थी? बहुत 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 नेगेटिविटी। अभी देखा जा रहा है सर सोशल मीडिया में या लोगों के मन में डायरेक्ट सेलिंग को लेके नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। बोलते कि कंपनियां भाग जाएंगी, या बहुत सारी चीजें है कि मतलब कंपनियां टिकती नहीं, पैसा लेके भाग जाएंगी, जो भी कुछ है। तो क्या सर ये सही बात है? बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ गलत है। मैं इसमें एक लाइन करेक्ट करना चाहूंगा सौरभ की 90% लोगों को यही नहीं पता होता कि लाइफ क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। आपने मुझसे बात की कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज भाग जाती है, मैं आपको बताऊंगा 2010 का जो टाइम था, मैं भी कहीं ना कहीं सुनकर गया था, तो मुझे कोई डील कर रहा था, और ये सच्ची घटना है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी जुगाड़ किया, वही जो सबकी कहानी है, मेरी कहानी, और टीवी सीरियल की भाषा में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो सबके साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी सौरभ की, लोगों को ना एक्चुअल में सच्चाई नहीं पता। अच्छा हर इंडस्ट्री का एक नॉलेज होता है, बिल्कुल सर। और अगर आप बिना नॉलेज के जंप करोगे तो आपका पिटना तय है। बिल्कुल ये बात तो ये वही बात है कि आप डायरेक्टर के हिसाब से मूवी प्ले नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने ही डायरेक्टर हो, अपने ही प्रोड्यूसर और खुद ही हीरो बन के मूवी करना चाह रहे हो, तो फ्लॉप होना तय है, पैसे भी बिल्कुल। डूबेंगे और फ्लॉप भी होंगे। तो ये एक मिथ है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं और कंपनियां भाग जाती हैं। इसमें दो लाइन है सौरभ। हाँ, 2016 के पहले अगर मुझे कोई ये बात बोलता तो मैं बोलता यू वाज राइट। एज फॉर मी 2010 में ये था। पहले क्या था सौरभ, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट आपने छेड़ा है। इंश्योरेंस कर रहा है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। बिल्कुल पहले इसका वर्ड ना नेटवर्किंग था, पहले डायरेक्ट सेलिंग नहीं था, ये 2016 से वर्ड आया है। सरकार का जिसपे ध्यान नहीं है, जिसपे कानून नहीं है, कोई नियम कायदे आपने नहीं बनाए हैं, तो जिसको जो मर्जी आता है वो करता है। पहले इंश्योरेंस को भी लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते थे, कोई कपड़े बेच रहा है वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, कोई क्रिप्टो कर रहा है वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, कोई किराए से मकान दे रहा है वो भी डायरेक्ट सेलिंग। यही नहीं समझ में आता था कि सच्चाई क्या है। अच्छा तो जिसके पास स्किल है वो मूव ऑन कर जाता था, ही वाज सक्सीड, और जिसके पास स्किल नहीं है और नॉलेज नहीं है वो फेल करता था। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, इसलिए इंडस्ट्री बदनाम हो गई। लेकिन 16 में जो पॉजिटिविटी आई, गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो 2016 में आई, तो लोगों को अवेयरनेस आया, उसमें सेगमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने कि डायरेक्ट सेलिंग के एक्चुअल टर्म्स और नॉर्म्स क्या होंगे। एक नोडल अधिकारी इन्होंने नियुक्त किया, अपॉइंट किया हर स्टेट लेवल पे, जो इसको मॉनिटर कर रहे थे, और फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। तो जितनी फेक एंड फ्रॉड काम थे वो अलग हो गए और प्योर डायरेक्ट सेलिंग बची। लेकिन तब तक मार्केट इतना खराब हो चुका था, इस तरीके से बातें आ चुकी थी कि लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर था ना वो हिल चुका था। और सौरभ वही बात है कि अगर मोहल्ले में किसी एक को हार्ट अटैक आ गया है तो अगले दिन से पूरा मोहल्ला दूसरे दिन ग्राउंड में आपको दौड़ते हुए दिख जाएगा। बिल्कुल बात सही है। वही वाली बात। सर डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? मैं कि बहुत लोगों से सुनता भी, जैसे आपसे भी सुन रहा हूँ, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, शायद बाकी जन को भी क्लियर ना हो या सभी को क्लियर ना हो। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और ये तो पिन पॉइंट है। डायरेक्ट सेलिंग का पहले इसका अगर पास्ट देखेंगे तो ये इंडस्ट्री कोई नई नहीं है। आप इसके लिए किताब ले सकते हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की जुड़ो जोड़ो जीतो। इस किताब में बकायदा क्लियरेंस दिया हुआ है, और आज बहुत सारी किताबें इस इंडस्ट्री को लेकर, बहुत सारे ऑथर आ चुके हैं, पोएट्री मेकर आ चुके हैं, स्टोरी टेलर्स आ चुके हैं, आप खुद ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों ने बहुत सारे पोस्ट और कोट्स बना बना के रखे हुए हैं, ट्रेनर्स हैं। ये इंडस्ट्री तकरीबन 100 साल पुरानी है इंडिया में। 100 साल। और एक्चुअल में इसको किसी नाम से अगर किसी ने जाना है तो 1960 से जानना चालू किया है। और इंडिया में जो इसका बूमिंग पॉइंट था, जब इसने रफ्तार पकड़ी, वो सन 2000 था।
मतलब मैं आपसे 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ बिल्कुल सर। और मुझे 14 साल हो गए हैं, 14 ईयर, 24 साल पुराना, और वर्ल्ड लेवल पे 1960 से ये पॉपुलर है, पर एक्चुअल में लोगों के पास ये नॉलेज ही नहीं है। इस इंडस्ट्री की शुरुआती बेंचमार्क अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल फॉर्म में अगर एक बच्चा भी जानना चाहे तो ये है कि अगर आप अकेले काम नहीं करना चाहते हैं, टीम बनाकर काम करना चाहते हैं और बाद में आप अपने किए हुए काम को मॉनिटर करके पैसा कमाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू कम इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रुप क्रिएट करने का काम है जिसके लिए पूरी लायबिलिटी कंपनी और लीडरशिप की होती है। मतलब आप किसी कंपनी से एक प्रोडक्ट और एक प्लान लेते हैं जो जेन्युइन हो, और उस प्लान के थ्रू आप लोगों का ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसका प्रोडक्ट वर्थी होता है, प्लान जेन्युइन होता है, टर्म्स एंड नॉर्म्स को कंप्लीट करता है, और उसके थ्रू जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप जितना एक्सपांड होता है, ग्रुप वर्किंग होती है, बिल्कुल उसके बिहाफ में आपको अर्निंग होती है। तो हमारी भाषा में सौरभ सिंपल कहते हैं कि अकेले काम नहीं करना है, टीम के साथ टीम काम वर्क करना है, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। तो जो मिथ था वो 2016 में टूट गया था, और अब मैं लोगों को बोलूंगा कि हाँ, आप इसे नए सिरे से देखिए। जैसे आजकल शेयर मार्केट से हम एक बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं। पहले शेयर मार्केट लिमिटेड जगह पे थी, बिल्कुल सर। आजकल ना हर मोबाइल के अंदर हर है। मोबाइल तो पहले जिन्होंने धोखा खाया है हाँ आज वो घुसने से भी कतराते हैं, ये बात सही है सर। लेकिन फिर भी इंडिया में शेयर मार्केट का क्रेज है। बिल्कुल तो वहां पे भी लोगों का कोलैप्स हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, लोगों ने सुसाइड भी किया है। बिल्कुल वो उतनी ही बदनाम है, लेकिन नए प्लेयर आज भी इन कर रहे हैं। तो सेम इन डायरेक्ट सेलिंग, बदनामी का कारण है कि पहले निगेटिविटी ज्यादा थी, लोगों को नॉलेज नहीं था, हाँ गवर्नमेंट का फोकस नहीं था। अब फोकस हो गया, 2016 से अप्रूवल्स आ गए, 2020 में इसके लिए लॉ आया है, और 2022 जून 2022 में गवर्नमेंट ने अपने गैजेटरी राजपत्र एक होता है, हाँ लॉ बनकर आता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, उसमें नेटवर्किंग वर्ड भी इन्वॉल्व कर दिया। सो इट्स अ लीगल लेजिटिमेट इंडस्ट्री। सर, ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग सब एक ही है? हाँ, एक्चुअली क्या था कि इसका बाद में ना जैसे सेंस चेंज होता जाता है। हाँ पहले एमएलएम के नाम से फेमस थी, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके यस तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, कोई अलग अलग प्लान लेकर आ रहा है। अगर हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि बाइनरी, फिर जनरेशन प्लान, हेक्सा प्लान, पिरामिड स्कीम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन डीप हम बात करेंगे इस पे अगर हम आगे पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं तो। बिल्कुल उसमें क्या था कि पहले इसे एमएलएम बोलते थे, फिर इसे नेटवर्किंग बोलने लग गए। फिर जब डायरेक्ट सेलिंग वर्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ हाँ कि कंपनी टू द कस्टमर, बेसिकली इसमें ना एडवर्टीजमेंट के पैसे बचते हैं। ओके बेसिक खेल इसका ये है ये समझा कि कंपनी टू द कस्टमर, जब कंपनी से कस्टमर तक कोई चीज डायरेक्ट आएगी तो दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। तो बीच का जो होलसेलर, रिटेलर, डीलर और कंज्यूमर और कंपनी के बीच में जो 3-4 स्टेप्स हैं, इसके पैसे बचते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि टाटा का आईपीएल चल रहा है, बिल्कुल स्टैंपिंग में आईपीएल टाटा लिखा हुआ है बिल्कुल और टाटा पंच गिफ्ट में मिल रही है। तो वो टाटा लिखने का, एडवर्टाइज एडवर्टीजमेंट का आईपीएल में ब्रांडिंग होती है। अभी आपने ओप्पो वीवो का देखा था, बाउंड्री की वॉल पे ओप्पो वीवो लिखा था, खासकर ओप्पो वीवो किसी फोन का था। यस तो उसके लिए ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले 1100 करोड़ रुपए में ब्रांड इंडोर्स हुआ था, इसलिए कि लोग इसे देखें और ये ब्रांड इंडिया में फेमस हो और वर्ल्ड लेवल में फेमस हो। और क्रिकेट बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है बिल्कुल तो वो फेमस हो। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, बीच के स्टेप्स के पैसे बचते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग नाम दिया गया। और ये नाम मैंने और आपने नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट ने दिया है कि भाई ऐसा ऐसा है और आप बिल्कुल कीजिए। सो बिल्कुल नेटवर्किंग का ही नया नाम डायरेक्ट सेलिंग है, ओके बट ये जेन्युइन वे में है और ये प्यूरिफाइड हो चुकी है, निश है, आज की डेट में काम शुद्ध हो चुका है। ओके सर, ये जैसे डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं ठीक है। बाहर इंदौर भी गया, शायद दिल्ली गया, तो मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां खुली हुई है। अगर किसी नए व्यक्ति को अगर स्टार्ट करना है तो उसे ट्रस्टेबल कंपनी कैसे सिलेक्ट कर सकता है वो? बहुत सही सवाल, और मुझे लग रहा है कि हमारा पॉडकास्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है सौरभ, कि ये वो सवाल है जो इंडिया का सेंसेशन है। बिल्कुल सर एक्चुअली में यहीं से फ्रॉड होता है और यहीं से लोग डाइवर्ट होते हैं। बिल्कुल तो मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं हाँ जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। ओके नंबर 1, आपको ना अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं। पहले आपको प्लेटफॉर्म देखना है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं, खासकर जब आप अपने सीनियर से मुलाकात कर सकते हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से करियर बनाया है। आप मिल सकते हैं अपने पेरेंट्स से या उस व्यक्ति विशेष से जिससे इसका एक्सपीरियंस है। ओके डायरेक्ट सेलिंग को चुनने के पहले
जब अपने मूड बना लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मैंने देखा है, तो अब मैं कौन सी कंपनी में जाऊं जो जेन्युइन है और ट्रूली वर्क कर रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखना होता है कंपनी का बैकग्राउंड, Okay. कंपनी कितने समय से एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। ज्यादातर लोग ना हवा में पैसे निकाल देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एक कंसेप्ट हो गया कि आपको पहले इन्वॉल्व होने के पहले थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, वहां अगर किसी ने इस इंडस्ट्री का पॉजिटिव एक्सपीरियंस रखा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो आप उससे मिलिए। फिर आप कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, कंपनी कब से एग्जिस्ट कर रही है, उसके एमडी का बैकग्राउंड देखिए। आप ज्यादा हो सके तो कंपनी को ऑफलाइन में जाकर देख कर आइए, उसकी वर्किंग स्ट्रेटजी देखिए, वहां की लीडरशिप देखिए। फिर कंपनी का प्लान समझिए। जब आपने प्रोडक्ट देख लिया, कंपनी देख लिया, तो प्लान समझिए कि क्या ये जो प्लान मुझे मिल रहा है ये बाइनरी है, हेक्सा है या डिफरेंशियल है। बाइनरी मतलब 2 लेग का प्लान, बाइनरी मतलब 2 लेग, एक लेफ्ट एक राइट, इसको बोलते हैं एक ए फ्रेंचाइजी और बी फ्रेंचाइजी। दूसरा होता है डिफरेंशियल, इसमें डिफरेंस का पैसा मिलता है। फिर हेक्सा प्लान आता है, और बहुत सारे प्लान्स होते हैं। इंडिया में बेसिकली 2 चल रहे हैं। तो पहले आप कंपनी बैकग्राउंड देखिए, फिर प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है ये देखिए, रीचेबिलिटी है नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट है या नहीं है, ट्रांसफरेबल है या नहीं है। फिर प्लान देखिए आप कि जो प्लान आपको दिखाया जा रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर कोई आपको पैसे के बदले पैसा दे रहा है तो समझिएगा फ्रॉड है। अगर कोई आपको फिक्स इनकम दे रहा है तो भी समझिएगा लफड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स में लिखा है यू कैन नॉट पे अ फिक्स इनकम। आपके पास एक फिक्स प्लान होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ये होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि डिफरेंशियल और बाइनरी अगर मैं अंदर जाऊं, है ना, आप इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो मैं इस पे बता सकता हूं। तो आप इंटरेस्टेड हैं डिफरेंशियल और बाइनरी बताओ। मैंने कहा एक डिफरेंशियल प्लान होता है, एक बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में 2 लेग चलानी होती है, और डिफरेंशियल प्लान जिसको हम जनरेशन प्लान भी बोलते हैं वो मल्टी लेग प्लान होता है। आप चाहे जितनी उतनी लेग ओपन कर सकते हैं। डिफरेंशियल में क्या होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में गैप होता है। जिस दिन आपका डाउन का बंदा आपके लेवल जितना क्रैक कर गया या उतनी इनकम में आ गया तो फिर आपकी इनकम 0 हो जाती है। नाम से क्लियर है, डिफरेंशियल। जी हाँ, कि डिफरेंस का ही पैसा मिलेगा। फिर मल्टी लेग सिस्टम होता है, 1 2 3 4 5 अप टू जितनी आप ओपन कर लें। कई लोग 3 चलाते हैं, कई 5 चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सपोज डाउनलाइन ने कोई रैंक हासिल की और उसका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज है 32, अपलाइन का भी 32, तो अब उसके सीनियर को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि डाउनलाइन को उतना मिल रहा है, तो अब डिफरेंस बचा ही नहीं, वो लास्ट था। तो वो एक और लेग ओपन करता है। इसमें लीडरशिप वीक हो जाती है। जाहिर सी बात है, जिस घर में 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे से होगी, या जिस घर में 8 बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे से होगी? 2 बच्चे जिस घर तो बस 2 बच्चे वाला बाइनरी है। तो एक बाइनरी प्लान होता है। बाइनरी में लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सीनियर होता है वो नीचे तक अनलिमिटेड डेप्थ तक मैनेज करता है, क्योंकि उसको पता है ये नेटवर्क मेरा, मुझे इससे पैसे आने हैं। और 2 बच्चे हैं तो मैनेजेबल ज्यादा होगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, उसे अच्छे से खिलाया जा सकता है, उसका भरण पोषण अच्छे से किया जा सकता है। फिर इसमें आपको देखना है कि अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा है कि नहीं। डेप्थ मतलब होता है कितने लेयर तक आप जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्थ। यहाँ एक वर्ड होता है डेप्थ, डेप्थ ऑफ नेटवर्किंग बोलते हैं इसे। ये डुप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ नेटवर्किंग। मैं व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूंगा, 500 सब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को कवर करने के लिए, 500 प्लस टॉपिक्स। बहुत है। हाँ, ये अपने आप में सर एमबीए है। अभी जो सलोनी यूनिवर्सिटी एमबीए प्रोग्राम लेके आ रही है, डी यूनिवर्सिटी लेके आ गई है, डीएवीवी में प्रोग्राम आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं। एक्चुअली उसमें ये कोर्स के अंदर है। मैंने इंजीनियरिंग में एक टॉपिक पढ़ा था, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, और मेरा सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, और उसी एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करते हैं। सो जब हम बाइनरी में आते हैं तो बाइनरी में अगर अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाता, अनलिमिटेड मतलब अप टू जितना भी बड़ा मेरा नेटवर्क बन रहा है उसका पैसा है, तो देन यू आर गोइंग इन राइट ट्रैक। कोई कैपिंग नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज में है, और कोई कैपिंग नहीं। कैपिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फिक्स इनकम। कई लोग वीकली देते हैं, कई लोग मंथली कर देते हैं। तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक अगर कैपिंग नहीं है तो, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो तो आप अनलिमिटेड एक्सपांड करने के लिए आए ना सर, फिक्स इनकम के लिए तो आए नहीं है। फिर उसके बाद लेवल प्लान। लेवल प्लान मतलब कई बार क्या होता है कि कई कंपनीज में ना लेवल प्लान होता है कि इस लेवल के बाद इतने मिलेंगे, इस लेवल के बाद इतने मिलेंगे। तो ये आप पहले से क्लियर कर लें कि मेरा हमेशा से मानना है कि जिसने स्टार्ट किया है और जो पहले से मौजूद है, दोनों के राइट्स बराबर होने चाहिए। जिसके अंदर जितना गट्स होगा लीडरशिप का, मैनेज करने का, वो उतनी ही इनकम अचीव करेगा और अर्निंग करेगा। इसके लिए पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको
ये क्लियर होना चाहिए कि आप डिफरेंशियल में हैं, जनरेशन में हैं या बाइनरी में हैं, अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा है या नहीं है, कैपिंग है या नहीं है, फिर लेवल प्लान तो नहीं है इसमें। इन चीजों को वॉच करना है। अगर ये चीजें आप जेन्युइन वे में देखते हैं और सवाल करते हैं तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और भी सर कोई टर्म्स होते हैं कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए? हाँ, टर्म्स होते हैं बेसिकली। अगर मुझसे कोई पूछे, हाँ। पहली बार तो मुझे भी नहीं पता था सौरभ, मैं फ्रैंकली बोलूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ। ओके। कहते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकुर बनता है। सर अभी तक की कितनी कंपनियां चेंज कर चुके हो आप? मैंने कंपनियां चेंज नहीं की है। 2 साल पहले मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। आज मेरा 17th ऑफ जैन को 3rd ईयर हो जाएगा मेरा इस पे। ओके। तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने चेंज तो नहीं किया है अभी भी स्टिल, बट कुछ ऐसे अनसेटिस्फेक्शन पॉइंट थे जिसकी वजह से मैंने फिर प्रोडक्ट में मैंने जंप किया है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ। चेंज की आपने बात की तो मैं आपको बताता हूँ सौरभ, जो मेरी पहली बात थी उससे। आप एक घर में हैं, आपको समझ में आ रहा कि घर की दीवारें गिरने वाली हैं, बिल्कुल। तो आपने ऑनर को कहा दीवार का रिपेयर कराओ वरना मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि चोक हो गया है, आपने कहा इसका रिपेयर कराओ वरना मैं मर जाऊंगा। फिर आपने कहा यार बारिश होती है तो मुझे डर लगता है ये गिर नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ चैलेंज होते हैं सौरभ। बारिश बिल्कुल। थी मार्केट, बिल्कुल। दीवार थी लीडरशिप, चोक था टीम, बहुत सारा सराउंड था। और जब आप उसके लिए कंपनी की तरफ से डिमांड करते हैं कि दिस इज योर लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब वो चीज मैनेज नहीं होती है तो फिर चूंकि गाइडलाइन आ गई तो मैंने गाइडलाइन के हिसाब से डिसीजन लिया, और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। और Okay. अभी मैं MYL ऑर्गेनिक्स में काम करता हूँ। आई फील वेरी प्राउड कि गवर्नमेंट ने जितने नॉर्म्स बनाए हाँ। हम सब पे खड़े उतरते हैं। और इसके पहले एमवेल के पहले कौन सी कंपनी में थे? सौरभ मुझे लगता है कि नाम लेना सही नहीं है, लेकिन मैं उसे एक्स से डिनोट करता हूँ। Okay. और बहुत अच्छा, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मेरे साथ क्या हुआ जो आप जानना चाह रहे हैं सौरभ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि 2016 में गाइडलाइन आई, उसके पहले हमें भी नहीं पता था। आप सर 2012 में ज्वाइन किए थे ना? नहीं, 2010 में। 2010। तो 6 साल बाद गाइडलाइन आई है। 6 साल बाद। 6 साल। तो ऐसा है कि अंधेरे में सबने तीर मारा, हमने भी मारा, बिल्कुल। है ना। गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुना दास, जो सबने किया हमने भी किया। बिल्कुल। 16 में गाइडलाइन आई, हमारे भी कान खड़े हुए, नहीं जी इसमें ये लिखा है। और इत्तेफाक की बात, उस दिन मैं नागपुर में था। अच्छा। और पहली गाइडलाइन जहां पे मेरे कान खड़े हुए थे वो महाराष्ट्र सरकार की थी। फिर सवाल जवाब हुआ, और 18 में लॉ बना इसका, 20 में गैजेटरी आ गई, नोटिफिकेशंस आ गए। बिल्कुल। फिर उसके बाद पूरी तरीके से कान खड़े हो गए कि यार सरकार से लड़ने से कुछ नहीं रखा है, अभी हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, अब हम ना गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलेंगे। तो उसके बाद जो बाइनरी, जनरेशन, प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, ट्रांसफरेबल, है ना, फील, टच, रिजल्ट एफिशिएंट, ये वर्ड मेरी जिंदगी में आए और मैंने फिर स्टार्ट किया MYL ऑर्गेनिक्स। क्या बात है। अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। प्रोडक्ट में से कौन से हेल्थ के लेके आप? बेसिकली प्रोडक्ट्स जो इसमें हेल्थ केयर, होम केयर, लेडीज केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ, होम, लेडीज और पर्सनल। बेसिकली 60+ की रेंज हम मेंटेन करते हैं, और टॉप टू बॉटम बॉडी को रिचार्ज करते हैं बेसिकली। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। और सबका ही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से फैलता है नेगेटिविटी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं जिसको सभी जानते हैं। सर क्या होता है, लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने से पहले लोग जिस तरह से वीडियो में बताते हैं कि उनके सीनियर कि आप ज्वाइन करिए, आप डायरेक्ट करोड़पति बन जाएंगे। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बंदा अगर ज्वाइन होता है तो क्या सही में करोड़पति बन जाता है? टोटल फेक नैरेटिव है। पहले तो मैं सोशल मीडिया का आपको बता दूं सौरभ, मैं एक तरह बोलता हूँ फेक नैरेटिव। कोई अगर आपसे ऐसा बोलता है तो बिल्कुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो फेक बनता है। कोई भी लुभावना वादा आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आपको अगर कोई करोड़पति बनाएगा तो वो आपका ज्ञान और आपकी मेहनत बनाएगा। और दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग इज द बिगेस्ट शॉर्टकट। बिल्कुल। आपको अकेले काम नहीं करना, टीम के साथ करना। इसके अंदर भी शॉर्टकट, तो आप समझिए कि कुछ दाल में काला है, एक्चुअली दाल ही काली है। और सस्ती दाल रही है। हाँ, बहुत सस्ती हो गई फिर तो ये जो है ना कि फेक नैरेटिव, एक्चुअली ना डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग वर्ड इतना पॉपुलर और इतना स्ट्रांग है सौरभ, जो कर रहा है रियल में। मैं एक आंकड़ा देता हूं, हिंदुस्तान में कहीं मैंने पढ़ा था, मैं ऑथेंटिसिटी तो नहीं जानता, 3200 करोड़
लगभग सॉरी 32,000 करोड़ ये कोई रेवेन्यू दिखा रहा था, कहीं मैंने पोस्ट पढ़ा था। और आजकल तो ऐसा है कि 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, इंडिया में 3000 करोड़ तक का रियलिस्टिक आंकड़ा है किसी कंपनी का, ये उसका टर्नओवर था, ये रियलिस्टिक आंकड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों ने मर्सिडीज ऑडी ली है, लोग करोड़पति बनते हैं, 18 से 25 साल में हुआ है। आप जो इंटरनेट में फेम देख रहे हैं बिल्कुल सही है, बट इसके पीछे कोई स्कीम नहीं है, इसके पीछे है मेहनत, इसके पीछे है नॉलेज, इसके पीछे है विश्वास, और इसके पीछे समय। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप 2 से 5 साल 7 साल का समय दे सकते हैं, सीख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और टेक्निक्स को हैंडल कर सकते हैं, तो ही आप करोड़पति बनेंगे। अदरवाइज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल जिम जैसी बात है, फॉर्म भरने से बॉडी नहीं बना करती सौरभ। ये तो बात सही है सर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोले कोई भी करियर में 5 से 6 साल देना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपने जब शुरुआत में आपने की डायरेक्ट सेलिंग की, तो आपको तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत तो ज्यादा। आपको ऐसा मन नहीं होगा कि मैं छोड़ देता हूँ, 5 6 साल तो हो गए या 2 साल हो गए, 1 साल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको कभी ऐसा माइंडसेट नहीं हुआ? सौरभ बहुत अच्छा सवाल है यार, ये आपने तो दुखती नस को पकड़ लिया। सौरभ बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब होता है जब आप उसे नहीं जानते। बिल्कुल। मैं एक्चुअली में करियर बनाने नहीं आया, हम्म। मुझे किसी ने बोला था, मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने बोला पैसे आते हैं, मैंने 4-5 हजार रुपए के लिए ज्वाइन कर दिया। सर आपको क्या पता है उनके कितने आते थे पैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं पता। तो मैं आज भी इस सवाल पर ट्रस्ट नहीं करता। आप कैसे मोटिवेट हो गए फिर? मैं मोटिवेट नहीं था, एक्चुअली मेरी जरूरत थी सौरभ। आदमी 3 वजह से आता है, नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग। आदमी कपड़े भी तब खरीदता है तो उसे जरूरत होगी, बिल्कुल। या तो वो शौकीन होगा या तो बिल्कुल। जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। जरूरत तब होती है जब फटे कपड़े होते हैं या कपड़े ही ना हो। बिल्कुल। शौक तब होता है जब शादी में जाना है, और जिम्मेदारी तब होती है जब खुद के घर में किसी की शादी करवानी। बिल्कुल। तो एक बात समझिए सौरभ की मेरी जरूरत थी। मैं इंजीनियरिंग का बंदा था, मुझे ये पता चला था कि अपना पढ़ाई के साथ साथ अगर कमाई करना चाहते हो, हाँ। खर्चा निकल जाएगा आपको। तो मैं खर्चा निकालने आया था और उसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती है। अगर मैं कॉलेज स्टडी के साथ साथ अपना खर्चा निकाल रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, और इसमें सबसे मोटी बात यह है कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। 70% है सौरभ वैसे मेरा इंजीनियरिंग में, जो मैं पास आउट हुआ हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर आई वॉज द टॉप 5 स्टूडेंट इन माई कॉलेज। तो शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि मैं खर्चा निकालने आया था, मेरे अंदर इतना कोई विजन नहीं था, ये मर्सिडीज ऑडी गाड़ी एक्चुअली वो शब्द ही नहीं थे उस समय। उस समय तो ऐसा था कि ये तो भाई बनती में बात हुई, मैं आ गया। और आपने कहा कि कभी छोड़ने का मन नहीं किया, नहीं सौरभ कभी नहीं किया। मेरा क्लियर है सौरभ हमेशा से, इसे आप स्टोरी समझिए कि अगर मैं जिस ट्रेन में चढ़ा हूं, मुझे पता है कि मुझे दिल्ली तक जाना है और ये ट्रेन जाती है, तो मैं तब तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंच जाऊंगा। इसके लिए ट्रेन 12 नहीं 14 घंटे लेट हो जाए, मुझे पता है ये वहां तक जाएगी। तो मेरा डे 1 से स्ट्रॉन्ग विजन है। मैं इंजीनियरिंग करने आया, मेरा विजन क्लियर था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, जब तक 4 साल कंप्लीट नहीं होंगे मुझे नहीं जाना। मेडिकल में विजन क्लियर होता है कि 5 साल मेडिकल करना है, 2 साल इंटर्नशिप करनी है, तो 7 साल का विजन क्लियर है। जो बीच में छोड़ेगा वो नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखवा सकता। एंकरिंग का विजन क्लियर है। जब तक आप किसी काम को सीखते नहीं हो, हर एक का टाइम पीरियड होता है। बीसीए करना है 3 साल लगेंगे, आईटीआई करना है 1 से 2 साल लगेंगे, पॉलिटेक्निक करना है 3 साल लगेंगे, नॉर्मल ग्रेजुएशन में 3 साल लगेंगे, एलएलबी करने में 3 से 4 साल लगेंगे, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 5 साल लगेंगे। तो आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स कि मैं जिस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल लगेंगे। तो मेरा माइंडसेट पहले से क्लियर था सौरभ। मैं इसे अपने इंजीनियरिंग से कंपेयर करता था कि 4 साल इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग के साथ पार्ट टाइम में ये करूंगा। तो मेरा ये क्लियर था, इसलिए मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं। और इसके लिए मैं 2 चीजों को बहुत जिम्मेदार मानता हूँ। एक तो सौरभ मैं प्रॉब्लम्स को इसलिए प्रॉब्लम्स नहीं मानता हूँ क्योंकि एक्चुअली जैक स्पैरो एक हॉलीवुड की पिक्चर है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। बिल्कुल सर। उसमें कहता है प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, इट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। समस्या तब तक समस्या नहीं है जब तक आपका नजरिया उसको समस्या ना मान ले। सर मैं बहुत बेसिक बैकग्राउंड का हूँ, डाउन टू द अर्थ ऊपर आया हूँ। मैं सब्जी भाजी भी अपने खेतों में लगाता था, घर पे एक छोटी सी जमीन थी, खाना पीना के लिए, होटल में काम करता था, फिर रहता था। हाँ मैं काम भी करता था पर मैं मालिक भी खुद था। कॉलेज में आया मैं तो मैं लोन से लेकर आया था। तो मेरा माइंडसेट क्लियर था, ये 2-3 चीजें जो स्टूडेंट लाइफ में आती है, पैसे की समस्या, फिर आता है खर्चा मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, नए कॉन्टेक्ट से मिलना। तो एक्चुअली मेरे अंदर ये फियर था ही नहीं। और इसके लिए एक तो मेरे घर का माहौल जिम्मेदार था क्योंकि मैं होटल लाइन में था, और दूसरा मेरा सर्कल। मैं जिनके साथ था वो भी मेरे जैसे थे, हम उम्र। मैं किसी 50-70 साल वाले के साथ नहीं था सर। जो मेरा सीनियर था वो हम उम्र था। जिनसे मैं मुलाकात करता था, जिस ऑफिस में जाता था, वो मेरे से 4-5 साल बड़े थे। तो दिमाग में कभी ये बात आई नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। एक्चुअली मैंने काम को काम जैसा लिया ही नहीं।
मैं फुल डे को इस तरीके से देखता था कि कॉलेज जाना मेरे दिन का एक हिस्सा है, ऐसे ही ऑफिस जाना मेरे दिन का एक हिस्सा है, लोगों से मिलना एक हिस्सा है, और मुझे ये मजा आता था सौरभ। इसलिए मेरे दिमाग में कभी ये सब बात आई ही नहीं। सर आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग जब आपको किसी ने बताया आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक तो है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में बताए होंगे हाँ। कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, नेटवर्क बिल्कुल। मार्केटिंग कर रहा हूँ करके। हम्म। तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? बहुत खतरनाक रिएक्शन था, बहुत खतरनाक रिएक्शन। हमारी भाषा में सौरभ कुछ ने बोला हाँ, ज्यादातर लोगों ने बोला ना, जिनने बोला हाँ उनके साथ मैं काम करता गया, और मैंने कहा जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे लोगों के पीछे कारवा खड़ा हो। बिल्कुल। सौरभ मैं एक एक व्यक्ति का जिक्र करता हूँ, हाँ। अगर वो पॉडकास्ट सुनेगा तो उसे मजा आएगा। एक विकास नाम का बंदा था मेरे साथ, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ओके। पंकज, विवेक, हम लोग रूममेट्स थे। मैंने ये शुरुआती दौर की बात है, हम लोग आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग फैमिली मिलती जुलती रहती है, और आज तो ऐसा है कि सब लोग मैरिड हो गए हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी लाइफ में भी हैं। मैंने जब अपने रूममेट्स को बताया था तो एक्चुअली दे आर सेइंग कि तू कर रहा ना, बात काफी है, मैं भी करूंगा। दूसरे का क्या रिएक्शन था? दूसरा था भाई पापा से पूछना पड़ेगा। अच्छा। तीसरे का रिएक्शन था मैं तेरे को कल परसों बताऊं। और जो पहले का रिएक्शन था हाँ। वो तो आ गया, दूसरा पापा वाला था वो भी आ गया। हाँ। तीसरे वाले ने सौरभ मुझे लगता है वो 2 दिन का समय इसलिए लिया था, वो अपनी क्लास में 60 लोगों पे ट्राई कर रहा था। अच्छा। ये वो डॉक्टर था जिसने बिना एमबीबीएस के ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया था, क्या बात। और वो चौथे दिन मुझे मिला नहीं सौरभ, ये वो तो गायब था। ये तो बात सही है सर, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुन के लोग भाग जाते हैं। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुन के नहीं भागते, एक्चुअली वो बिना पढ़कर ऑपरेशन करने गया था, उसने मुझसे सुना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है सौरभ की अभी अगर हम ही अपना जो पॉडकास्ट है इसको रिपीट करें, हाँ। तो शायद पहली बार में जो आपने शब्द बोला था वो आपको याद नहीं होगा। बिल्कुल सर। मुझे भी याद नहीं है सौरभ। 40 मिनट कोई किसी को बता रहा है, बिल्कुल। और अगर वो 1 साल के अनुभव के साथ बता रहा है, तो आपसे जब दोबारा पूछा जाएगा तो आप 4 मिनट या 10 मिनट ही रिपीट कर पाएंगे। बिल्कुल सर। आप 40 मिनट सुनकर 10 मिनट रिपीट कर रहे हैं, तो सामने वाले को एक ही मिनट समझ में आएगा, क्योंकि आप भी 10% ही समझे। अब आप मुझे बताओ सौरभ, 1% में 1 मिनट में क्या समझ में? कुछ नहीं आएगा। यही बोलता हूँ सौरभ कि बिना ड्राइविंग सीखे अगर सीधे बाजार में उतरोगे तो लोगों का मरना तय है। और यहाँ पे भी यही हुआ है जो आप पूछना चाह रहे हो सौरभ, कि बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई मॉडल, अपने आप में फन्ने खा बनकर जो कूदता है उसका एक्सीडेंट होना तय है सौरभ। तो ये एक सीखने का प्रोसीजर है, और मैं ऊपर वाले की मेहरबानी मानता हूँ। मैं काफी डिवोटी हूँ, मैं मानता हूँ कि ओके। उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी, मैंने ट्रेनिंग ली, हाँ। और पार्शियली मैंने ही थोड़ा बहुत ट्राई मारा, तो मेरे से भी हुआ नहीं था। लेकिन 3-4 महीने 6 महीने जब मैंने बात करने की टेक्निक सीखी, प्रेजेंटेशन सीखा, जो बेसिक्स होते हैं बेसिकली, और बिजनेस के बेसिक्स आपको सीखने पड़े। इसमें 4 बेसिक होता है, हमारे यहाँ 13 टाइप ऑफ ट्रेनिंग मॉडल होते हैं। कुछ लोग इसको फीडबैक प्रोग्राम बोलते हैं, कुछ 4 बेसिक बोलते हैं, कुछ कंपनी बेसिक्स बोलते हैं, कुछ बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स बोलते हैं, कुछ वर्कशॉप्स बोलते हैं, ओके। जो मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। जब आप इन मॉडल्स के थ्रू जाते हैं तो बेसिकली जिस चीज की आप पढ़ाई कर कर जाएंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अप लेवल पे हो, क्योंकि आपने स्टडी की है। बिल्कुल। और बिना तैयारी के तो मुझे लगता है सौरभ की साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। ये तो बात सही है सर। बिना तैयारी के हम नेटवर्किंग क्या सोचें, बिना तैयारी के आप जिम कीजिए, आपकी पसलियों में ब्रेक आ जाएगा। बिल्कुल। बिना तैयारी के आप किसी भी काम को ट्राई कीजिए, आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन आप तैयारी करके अगर उस काम को करेंगे तो आप सक्सेस हो या ना हो, पर फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो बात सही है सर। आपने जैसे बताया नेटवर्किंग में जो बिजनेस होता है, तो बिजनेस में जूम मीटिंग भी करते हैं, ठीक तो है। मैं समझा नहीं सर उसमें बिजनेस होता क्या है? एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके। बिजनेस बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल। बिजनेस में ना एक तरफ पोर्शन होता है कंपनी और उसके प्रोडक्ट की ट्रेडिंग, बिल्कुल। और दूसरी तरफ होता है जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सेल्स कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट। तो एक पोर्शन कंपनी करती है और दूसरा पोर्शन लीडरशिप करता है। तो ये एक ट्रेनिंग मॉडल है, और ट्रेनिंग मॉडल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होता है। तो बिल्कुल। ऑनलाइन जो मॉडल होता है वो आजकल जूम से कंडक्ट होता है, जूम इज अ ऐप। तो उसमें बिल्कुल। मॉडल जो कंडक्ट होता है, तो सेल्स जनरेट करने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए, एक्चुअली इसमें लाइन होती है, पीपल इन द बिजनेस, पीपल कीप द बिजनेस, पीपल बिल्ड द बिजनेस। ओके। तो पीपल इन द बिजनेस, पीपल कीप द बिजनेस, पीपल बिल्ड द बिजनेस। तो जो पीपल बिल्ड द बिजनेस है, थर्ड स्टेप, लोगों को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग मॉडल होता है। और जिनके पास मॉडल नहीं है, या जो उस मॉडल के हिस्सेदारी में नहीं आते हैं, हाँ। वही मार्केट में फेल है। सर मैं एक पूछना चाहूंगा
क्या सर आपने जब कंपनी स्टार्ट करी थी, आप जिस बिल्ड की बात कर रहे हैं, क्या वो 3 लोगों को जोड़ने वाला बिल्ड है? 3 लोगों को जोड़ने वाला? 3 जो अभी शायद मेम से भी चल रहे हैं सर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक देखा मैंने वीडियो, 3 बंदे को जोड़ो पहला चेक पाओ। क्या उसी बिल्ड की बात कर रहे हो? नहीं, ये बिल्कुल सही, चूंकि आपने मीम्स की बात छेड़ी है। हाँ और सौरभ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, बिल्कुल। अगर ग्लैमर जहां पे है, लोगों का खिंचाव, अट्रैक्शन अपने आप वहां की तरफ चला जाता है। मीम्स बन रही है, और मेरा ये मानना है सौरभ कि मीम्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। आप Okay. जिसकी बात कर रहे हैं 3 लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम में मैं भी एक्टिव हूं और मैं भी ऐसे लोगों को देखते रहता हूं। सौरभ, आप ये समझिए कि कितना खतरनाक और कितना पावरफुल वर्ड है नेटवर्किंग। बिल्कुल सर। एक व्यक्ति उसी मीम्स में अपनी ऑडी की फोटो डाल रहा है, बिल्कुल। एक व्यक्ति उसी मीम्स में पॉजिटिविटी के लिए अपने घर और होटल की फोटो डाल रहा है, और एक व्यक्ति उसी मीम्स में उसका मजाक उड़ा रहा है और अपने व्यूअर्स बढ़ा रहा है। बिल्कुल। अल्टीमेटली कमा तो वो पैसे नेटवर्किंग से ही रहा है। दिस इज बिल्कुल द सर। पावर ऑफ दिस वर्ड एंड दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल। बाकी मीम्स की बात रही सौरभ, मेरा ये मानना है कि मीम्स तो मोदी साहब पे ही बनती है, बिल्कुल। मीम्स तो राहुल गांधी पे ही बनती है, और मीम्स सौरभ हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपके और मेरे पे भी बन जाए। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। बस अभी हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग की मीम्स की बात है सौरभ। मैंने शेयर मार्केट की भी मीम्स देखी है बिल्कुल। बहुत सौरभ। मैंने पॉडकास्ट के लिए लोगों का अपॉइंटमेंट लेना और कैंसिल होना, इसकी भी मीम्स देखी है। बिल्कुल सर। पिक्चर सुपर हिट गई और फ्लॉप हो गई, उसकी भी मीम्स देखी है। कपिल शर्मा की भी मीम्स देखी है। तो मीम्स का सिलेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मीम्स, मुझे लगता है जो मीम्स बना रहे हैं, हाँ एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता इंडस्ट्री क्या है, बट उन्होंने इसलिए बनाया है कि एक र्यूमर क्रिएट करके यहां से भी पैसे कमाए जा सकते। ये तो बात सही है। तो लोग उसे इस पर्पस से ना देखें कि इन्होंने ऐसा मीम्स बनाया तो ये इंडस्ट्री ऐसी होगी, वो ये समझे कि उस व्यक्ति ने पहले ही कहा है कि ये मजे के लिए बनाई जा रही है, बिल्कुल। और इससे वो अर्न कर रहा है। बिल्कुल। और मैं तो लोगों का हैरान हूं सौरभ, इतने फ्री हैं, इतने फ्री हैं कि पॉजिटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं, और जो बना रहा है उसे पता है कि ऐसे लोग बैठे हैं, ये कमेंट भी डालेंगे, मजा आएगा और पैसे कमाओ। बात तो सही है सर, तो ये means- होता ही है सर। बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसको पता रहता है इंडस्ट्री के बारे में वो तो पॉजिटिविटी बातें करते हैं कमेंट में, मैंने ये देखा। जिसको नहीं पता नेगेटिविटी बातें करते रहते हैं। सौरभ, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं, मीम्स उंगली करना, हमारी भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में उंगली करना। सौरभ, रामायण एक पवित्र सीरियल है, मीम्स उस पर भी बने हुए हैं। बिल्कुल। महाभारत पवित्र है, जिसको देखकर हमें धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है। बिल्कुल। एपिसोड्स भी बने हैं जिसके माध्यम से हमने देखा, मीम्स उस पर भी बनती है। बिल्कुल। आज ना एक मीम चल रही है, कर्ण ज्यादा जोरदार था कि अर्जुन? कर्ण ज्यादा जोरदार था। कि अर्जुन? ये मीम्स चल रही है। कर्ण के समर्थन वाले उसकी रील ज्यादा शेयर करते हैं और उस चीज को कट पेस्ट करते हैं। मैं बहुत बड़े सवाल का जवाब दे रहा हूँ सौरभ। बिल्कुल। कर्ण के उस पोर्शन को कैप्चर करते हैं, कट पेस्ट करते हैं जिसमें उसका वेटेज ज्यादा है और अर्जुन का वेटेज कम है, और अर्जुन वाले उस पैराग्राफ को, उस वीडियो को कट पेस्ट करते हैं जिसमें अर्जुन का कैरेक्टर हाई है। ओके। हमारी हिंदी पिक्चर में ना हीरो को हमेशा दमदार दिखाया जाता है, विलन को कमजोर। बिल्कुल। एक्ट्रेसेस को उसके पीछे रखा जाता है। बिल्कुल। ये र्यूमर है, ये इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि इससे अर्निंग होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मीम्स बनाने वालों, इनकी मीम्स में अगर इतना दम होता तो कभी ये टॉपिक का सहारा नहीं लेते। ये तो बात सही है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर ये पूछा जाए कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी, इनके पास जवाब नहीं। इन्होंने उस चीज को पकड़ लिया है जो कमियां थी। बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ लूप होल्स तो सरकारी नियम में भी है। ये तो बात सही है। ये जो 3 जोड़ने वाली मीम्स आ रही हैं, आपने भी मुझसे कहा, एक मीम्स मैंने देखी थी जिसमें वो गाय भैंस की जगह में बैठ के बोलता हाँ करोड़पति बनने वाला है। हाँ बिल्कुल। मैंने एक मीम्स देखी थी जिसमें वो मर्सिडीज ऑडी से उतरता है और बाद में ऑटो लेके जाया करता है। वो ब्लेजर पहनता है, बाद में बिल्कुल, किराया बिल्कुल। भरने जाता है। बिल्कुल। साइकिल से आता है और बताता है मर्सिडीज ऑडी के सपने। सौरभ, मेरा ये मानना है कि ये जो मीम्स बनी है, हाँ ये मीम्स किसी के आंखों के द्वारा देखी हुई घटना पे है, पर क्या देखी हुई हर चीज सही होती है, गलत? इस मीम्स का मेरे पास यही जवाब है कि हाँ, अगर आपने देखा है तो ऐसा हुआ होगा, पर यही सच्चाई है, ये बात सही नहीं। आपको पूरी बात जानना जरूरी है कि जो आज साइकिल से गया है, आपने उसकी तो मीम्स बना दी, उसे थोड़े टाइम तक और फॉलो कीजिएगा, जब वो ऑडी लेकर आता है तो मीम्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है।
क्या बात जो वो बैठकर बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही है कि गाय के तबेले से शुरुआत हुई है। मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने भी इंटरनेट पे देखा है है। कि गाय के तबेले से लोगों ने चालू किया। तो पहली मीन सही है कि शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन वहां से भी कोई व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा कर निकला। आपको अगली मीम्स बनानी चाहिए, एक पे नहीं रुकना चाहिए। नहीं सर, मैं स्टॉप करना चाहूंगा आपको। मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक एक है। शायद 16-17 साल का बंदा था। उसने एक टारगेट किया था कि 5 साल में शायद डायरेक्ट सेलिंग की है वो। बंदे ने सोचा था कि 5 साल अगर इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो आज से 5 साल बाद में रोल्स रॉयल्स लूंगा। तो उस बंदे ने अचीव भी किया वो। तो मैं बहुत हैरान हो गया था कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग से रोल्स रॉयल्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। सौरभ, इस बिजनेस का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आज के टाइम पे, आपने रोल्स रॉयस की बात की है, बिल्कुल। आज के टाइम में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू अगर 10 गाड़ियां उठ रही तो 6 गाड़ियां डायरेक्ट सेलिंग वालों की हैं उसमें से। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल है कि 18 साल से 25 साल की उम्र में बंदा 1-2 नहीं 5-5 10-10 करोड़ कमाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल है कि सैटरडे संडे के दिन, चूंकि संडे सेमिनार्स चलते हैं, ज्यादातर लोग फ्री होते हैं, आप एसी 3 टायर से फर्स्ट क्लास के बीच में जाइए, जो भी वॉल्यूम में आपको गुड मॉर्निंग कर रहा है समझ जाइएगा सेमिनार लगाने जा रहा है, वो भी बैक चल रहा है। एयरपोर्ट में घूमने वाले ग्रुप में से 10 में से 5 ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग वालों का है। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल है सौरभ कि आज अगर कोई होटल बनवाता है तो उसमें हॉल बड़ा रखता है, क्योंकि उसको पता है संडे में मीटिंग वाले डायरेक्ट सेलिंग वाले आएंगे। आज मैरिज गार्डन में शादी साल में सिर्फ 3 महीने होती है, लेकिन 12 महीने अगर कोई सेमिनार लगा रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग वाले लगा रहे हैं। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल है। तो बिल्कुल ये बात सही है। राजस्थान का बंदा है, मैं नाम कंपनी और उसका नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल 4 साल और कुछ महीने के अंदर उसने अपनी रोल्स रॉयस लाकर खड़ी कर दी है। और मैं आपको बता दूं, गाड़ियां इसी शहर के वाराणसी में 14 4 व्हीलर की रैली तो मैंने भी निकाली थी। आज हम जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं 112 4 व्हीलर अचीवर है हमारे साथ, 112। ओके। तो ये बिल्कुल सही है कि 4-5 साल के अंदर लोगों ने फोड़म फाड़ी मचा कर रख दिया है, और सपने पूरे होते हैं, बट आपको नॉलेज, विश्वास और मेहनत, 3 टॉपिक पे दम रखना होगा। ये तो बात सही है सर। सर डायरेक्ट सेलिंग का मैंने देखा है, पढ़ा भी है कि इंडिया की जीडीपी में शायद 3.2 ऐसा हिस्सा है, शायद मैं करेक्ट नहीं हूँ। बिल्कुल, आपका मैं इस बात को और प्रोसीड करना चाहूंगा सौरभ। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एक करियर अपॉर्चुनिटी बनकर उभरी हुई है। बिल्कुल। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं कि यार मीम्स बन रही है, आज जिसको देखो वो बोलता है मैंने जाना है सुना है, तो उसी मीम्स में एक और मीम्स भी है, एक और रील वायरल हो रही है कि आज 5 ऑडी उठी है, 3 मर्सिडीज उठी है, 10 एक्सयूवी 700 उठी हुई है, 5 हैरियर उठी है। पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चल रहा है। सौरभ, आज की डेट में इस इंडस्ट्री का इतना पोटेंशियल है कि अगर 10 में से 10 व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैंने सुना है देखा है, तो 5 लोग पैसा भी कमा रहे हैं। हाँ, उनका अमाउंट छोटा बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है, पर वो कमा रहे हैं। तो आज एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से मैं देखूं, देखिए मैं अनऑफिशियल आंकड़ा बोलता हूं, मैं ऑफिशियल आंकड़ा नहीं बोलता। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट तो आज से 3-4 साल पहले की बोल रही है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। ये 2024-25 में हो जाएगी शायद। ये सर फोटोग्राफी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट थी ये, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और केपीएमजी की रिपोर्ट थी ये। तो मैं बोलूंगा उन्होंने इसका टारगेट 2024-25 में रखा था। ये 2020-21 की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, गूगल में अवेलेबल है, लेकिन ये आंकड़ा पहले से क्रॉस है। ओके। क्योंकि ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का आंकड़ा था। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में अंतर समझिए सर। ऑर्गेनाइज वो है जो सिस्टमैटिक है, जिसको आप जानते हैं टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स फॉलो कर रही है, और अनऑर्गेनाइज वो है जो बेधड़क अपने हिसाब से काम कर रही है। तो ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का आंकड़ा था 64,500, जो क्रॉस हो चुका है। अनऑर्गेनाइज से हमेशा डबल तिबल होती है। सर जैसे आपने अभी बताया 2 इंडस्ट्री के बारे में बताया, एक तो ऑर्गेनाइज और दूसरी अनऑर्गेनाइज। बिल्कुल। मैं सर पूछना चाहता हूँ इसकी इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और डिप्ली बता सकते हो आप? हाँ सौरभ, बहुत अच्छा सवाल है, और ये नॉलेज वाला सवाल है। बिल्कुल। एक्चुअली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को एडमिनिस्ट्रेशन से आप समझिए। आदमी किसी भी गवर्नमेंट उपक्रम में जाता है, उसको मैं ऑर्गेनाइज डिफाइन करूंगा, और जो गवर्नमेंट नहीं होगा, जो अपने हिसाब से काम करेगा, दैट इज अनऑर्गेनाइज। ओके। जैसे एक सिस्टम बनता है कि मैं किसी ऑफिस में जाऊंगा तो पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वहां प्यून मिलेगा, उसके बाद बाबू मिलेगा, फिर उससे बड़ा बाबू मिलेगा, फिर अधिकारी मिलेगा, और हर एक अधिकारी का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कंट्रोल करता है। तो हर एक स्टेप पे एक जिम्मेदार बैठा हुआ है। बिल्कुल। इसे मैं ऑर्गेनाइज बोलता हूँ। लेकिन काम दोनों का सेम रहता है? नहीं, दोनों के काम में डिफरेंशिएशन रहता है। अनऑर्गेनाइज वो होता है सौरभ जिसमें ये सिस्टम ही ना हो। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंतर्गत वो आते हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा करते हैं। नॉर्म्स क्या है?
एक फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फील्ड टच होना चाहिए, वर्थी होना चाहिए, ओके वैल्यू फॉर मनी हो लोगों के ओके लिए। रिटर्न पॉलिसी होती है 30 डेज की, वो भी क्लियर होना चाहिए। कंपनी का एक क्लियर प्लान होना चाहिए, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, ओके और वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइज है, सिस्टम बना हुआ है, कंपनी ये होगी, इसका ये प्रोडक्ट होगा, ये मार्केटिंग प्लान होगा, और उसे आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, मतलब अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल जो नियम मेरे लिए होगा, हायर अथॉरिटी के लिए होगा, वही मेरे लिए होगा, और वही नियम डाउन जो पहले लेवल पे बंदा आ रहा होगा, जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए होगा। पर अनऑर्गेनाइज में क्या होता है सौरभ, अनऑर्गेनाइज में कोई नियम ही नहीं होता। वो प्रोडक्ट के नाम में कभी पॉलिसी बेच देंगे, हाँ कभी क्रिप्टो करेंसी बेचेंगे, कभी आपको टीम बनाने को बोलेंगे, कहीं सट्टेबाजी आजकल खूब चल रही है। बिल्कुल सर मतलब उनका कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी मॉनिटरिंग ना की जा सके वो अनऑर्गेनाइज है। मॉनिटरिंग हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। मतलब जो ऑर्गेनाइज होती हैं वो टीडीएस फाइल करती हैं, आईटीआर फाइल करती हैं, गवर्नमेंट के पास उनकी मॉनिटरिंग होती है कि कितने लोग इनसे जुड़ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कैसा है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कि नहीं है, तो डिफाइन है ये। लेकिन अनऑर्गेनाइज में यही नहीं पता कि आज जो चल रहा है कल चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल सर उनका कोई सिस्टम नहीं है, जो आ रहा है वो अपने हिसाब से चला रहा है। तो वहां पे ना ट्रस्ट फैक्टर आता है, और इसका ना क्राइटेरिया लिमिटेड एरिया का होता है। बिल्कुल मतलब आप ऐसे समझेंगे आज इस जिले में काम है तो अगले जिले का पता ही नहीं। बिल्कुल लेकिन जो सिस्टमेटिक होता है, जम्मू कश्मीर में भी जो सेम है वही कन्याकुमारी में भी आपको मिलेगा। बिल्कुल सर अनऑर्गेनाइज क्या होता है सौरभ, ये ना ग्रीडी किस्म के लोग चलाते हैं, लालची हमारी भाषा में, पैसे के पैसे के लालची, पूरा खेल वहीं पे है। बिल्कुल वो प्रोडक्ट लेके आ गए जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब यही नहीं पता। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग गॉगल बेचते हैं 5,000 रुपए का, कहते हैं रेबैन का है, उसको जरा सा खुरचो या ऐसे उसको करो निकालो तो वो निकल जाता है। बिल्कुल बाद में समझ में आता है ये था ही नहीं। मतलब कुछ भी बेचना, कुछ भी करना, कोई प्लान नहीं है, हर जुबान पे प्लान बदल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट गया तो यही नहीं पता कि ये लोग हैं कि नहीं है, कंपनी का कोई पता नहीं होता है, बैलेंस शीट का कोई ठिकाना नहीं है, हर 6 महीने में प्लान इनका चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो समझ जाइए कि ये इंडस्ट्री लेजिटिमेट नहीं है, लीगल नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा क्योंकि मैंने देखा कि जब कोई कंपनी में कोई ज्वाइन होता है तो उसको सबसे पहले एक अमाउंट दिया जाता है। तो जैसे मान के चलते 10,000 रुपए, ठीक है, अगर कोई कंपनी 10,000 रुपए उसको देते कंपनी को 10,000 रुपए, क्या उसके बदले में अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑर्गेनाइज कंपनी है? देखिए 10,000 रुपए, यहाँ पे दो बातें सर। बिल्कुल अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो नंबर एक मैं बताना चाहूंगा, ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, प्रोडक्ट लेने की कॉस्टिंग होती है, ओके जिसे ज्वाइनिंग फीस के नाम में देखा जाता है। अगर कोई आपसे ज्वाइनिंग फीस मांग रहा है कि इसको ज्वाइन करने का इतना पैसा है, और उसके बदले में अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट और इनवॉइस यानी कि बिल नहीं है, तो फिर समझिएगा कि दाल काली। ओके लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी कंपनी में गए, आप उससे जुड़ रहे हैं, और आपको वैल्यू फॉर मनी 10,000 15,000 जो भी अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता सौरभ। बिल्कुल इसकी भाषा शैली होती है कॉम्बो पैक या पैकेजेस। अगर कोई फिक्स पैकेजेस आपको दे रहा है तो फिर दाल काली। तो 10,000 रुपए 15,000 रुपए कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, ये सिर्फ एक अमाउंट होता है आप क्या परचेसिंग करना चाह रहे हैं। जो परचेसिंग करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में या उसके रिस्पॉन्स में आप वो पैसा पे करते हैं। अगर आपको जीएसटी अप्रूव्ड बिल मिल रहा है, सेम अमाउंट का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, क्योंकि बिजनेस इसमें सेकंड ऑप्शन होता है। बिल्कुल अगर आप बिजनेस करने के लिए इंडिपेंडेंट है, लाइक आप यूजर बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद सैचुरेटेड है कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकता, मैं टीम बेस का काम नहीं करूंगा, मुझे अर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये भी जेन्युइन है। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करना चाहते हैं, जिसको आप ज्वाइनिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके तो ये भी रेगुलेट होता है। इसके लिए एक लेजिटिमेट प्लान होता है उसका, कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। टोटल टास्क ओरिएंटेड इंसेंटिव प्लान बोलते हैं कमीशन। अगर यहीं पे ये फिक्स इनकम आ रही है तो आप समझिएगा दाल काली है। और जब जब मैं बोलूं दाल काली है, मतलब समझिएगा कि मेरा इशारा अनऑर्गेनाइज की ओर है। सर जैसे कि आप अभी बता रहे थे इंडस्ट्री के बारे में, तो जैसे कि अभी इंटरनेट का जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है ठीक है। सर, लोग भी इंटरनेट को देख के ही, लोगों को एक दूसरे को देख के ही शायद सर मोटिवेट हो रहे हैं और लोग उसी की तरह जीवन जीना चाहते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सौरभ इसके लिए एक वर्ड है, और वो वर्ड है ग्लैमर। बिल्कुल एक होती है ग्लैमर लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। ओके 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद ना हर आदमी को ये लगता है कि काश मेरी बॉडी ऐसी बन जाए, काश मैं ऐसा डांस करूं। वो 3 घंटे का जो मोटिवेशन है ना 1 घंटे बाद खत्म हो जाता है। सौरभ आपने कभी जिम किया है? बिल्कुल सर। कितने दिन गए थे आप? मात्र 15 दिन। और आपने क्या सोचा था जब आप पहले दिन गए थे? सबसे पहली बार सोचा था सर मैं कंटिन्यू रखूंगा इस जिम को लेके। उसके भी पहले आपने बॉडी के बारे में कुछ सोचा था?
बॉडी को लेके इसके बारे में नहीं सोचा था। कैसी बनेगी, कैसा दिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा। सर जब से मैंने पॉडकास्ट चालू किया था मैंने सोचा था कि अब अच्छे से बॉडी बनाना है, हेल्थ को भी अच्छे से करना है, ताकि मैं कितना कंटिन्यू कर पाया? मात्र 15 दिन, उसके बाद भी नहीं कर पाया सर। सौरभ बिल्कुल सही कहा आपने। ये है ग्लैमर वर्सेस अट्रैक्शन। बिल्कुल। इंसान का साथ प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ना लोगों को यही नहीं पता कि वो एडिक्शन में है। एडिक्शन सिर्फ सिगरेट और दारू का नहीं होता है, एडिक्शन मोबाइल का भी होता है। ओके। एडिक्शन अच्छा दिखने का भी होता है। बिल्कुल सर। एडिक्शन अच्छा कपड़ा पहनने का भी होता है। एडिक्शन लत है, लत। कई लोगों को आप देखेंगे बिना चाय पिए रह नहीं पाते सौरभ। बिल्कुल। दिन में हर 1 घंटे में चाय, ये एडिक्शन है उनको। किसी को आप देखेंगे ना उसको रेडी होने में 2-2 घंटे लगते हैं, उसको एडिक्शन है कि मैं ऐसा दिखा, मेरे को जब तक कंफर्ट नहीं होगा नहीं जाऊंगा। एडिक्शन है ये। किसी को ना हर 3 महीने में मोबाइल बदलने का एडिक्शन है, नया आया मेरे हाथ में होना चाहिए बाबा। ये ग्लैमर लाइफ है सौरभ। ये तो बात सही है। एक्चुअली आदमी ना वास्तविक मूल्यों से दूर हो गया है। बिल्कुल। ये जो ग्लैमर लाइफ है ये आदमी को मार रही है। इंस्टाग्राम में जो रील बना रहा है सौरभ, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। लेकिन जो उसे देख रहा है वो पता है क्या समझ के देख रहा है कि जैसा इसने बनाया मैं वैसा बन जाऊं। लोग कपिल शर्मा को देख के कपिल शर्मा बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। घर में खाने को नहीं है। बिल्कुल ये तो बात। लोग अक्षय कुमार को देखकर ना एक्टर बनना चाह रहे हैं। लोग सुनील ग्रोवर को देखकर सोचते हैं कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मैं कपिल शर्मा के यहाँ भी रुक जाऊं। लोग सिंगर को देख के सिंगर बनना चाह रहे हैं। उतना दूर मत जाओ सौरभ। मेरे कुछ फ्रेंड हैं, सुबह अगर किसी बैंक वाले से मिलने तो कहते हैं बैंक का एग्जाम निकालूंगा। दोपहर में अगर किसी फौजी से मिले तो 3 घंटे बाद सपना चेंज होता है, बोलता फौजी बनूंगा। और शाम को अगर नेता की रैली आ गई तो कहते हैं हम हृदय सम्राट, वोट कीजिएगा, ये नेता बन जाऊं, नेता बन जाऊं। फिर चालू होता है हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन। एडिक्शन है सौरभ। ये बात सही है। सोशल मीडिया पे आया हुआ हर वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, रेदर देन, जबकि आपको जो वीडियो आया है अगर वो आपके काम का नहीं, पॉजिटिविटी या बिजनेस प्रपोजल नहीं है तो। इंटरनेट पे एक वर्ड है, मैं बताना चाहूंगा सौरभ, एक वर्ड है इंटरनेट में देखें क्या। इंटरनेट नहीं चलाना, इंटरनेट में चलाना क्या है, ये एक वर्ड है। और जब आप ये सर्च करेंगे तो अगर ये मानते हैं कि यूट्यूब के अंदर एक बार किसी ने कहा था ना कितने करोड़ चैनल है, कोई ऐसा मुझे नहीं पता ऑथेंटिसिटी क्या, पर कितने करोड़ चैनल है। अंकुर वारिको का एक चैनल था उसमें ये बात कही गई थी। ओके। सौरभ 100 में से या 1000 में से एक चैनल ऑथेंटिक है, बाकी फेक है। सिर्फ एक। टी सीरीज जो गाना आज डाल रहा है, एक रात के अंदर वो इंडिया के 1000 चैनल में अपलोड हो जाता है। तो आप मुझे बताइए वो क्यों डाला है? सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। तो जो ग्लैमर लाइफ से पागल है सौरभ, मैं एक स्टोरी बताता हूँ सौरभ, मैंने बहुत टाइम से नहीं कहा और मैं अक्सर, मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को स्टोरी से ज्यादा समझ में आएगा। ओके। ग्लैमर आदमी को मारता कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा। लोग आजकल ग्लैमर के नाम में सट्टा लगा रहे हैं, क्रिप्टो खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं और ऑनलाइन गेम्स के थ्रू पैसा कमाने की सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा और पैसे आ जाएंगे। आपके सर्कल में होंगे ऐसे लोग? बिल्कुल सर। मेरा भी एक फ्रेंड है, हाँ, जिसने क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था। क्या हुआ उसका लॉस हो गया और वो अभी भी बातें करता है कि मैं ड्रीम 11 में इतने लगा दूंगा तो मैं इतने प्रॉफिट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने देखा सर हाल फिलहाल वो नुकसान में ही रहता है। इसको सौरभ मेरी भाषा में लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। मैं थोड़ा इस पे बात करता हूँ। मैंने कहा कि एडिक्शन क्या होता है। ओके। जो गड्ढे में उतरता है ना सौरभ, उसे नहीं पता कि वो गड्ढे के अंदर है। वो तो बोलता है भाई मैं तो नीचे जा रहा था, मजा आ रहा है। एक व्यक्ति ने अकेला रहता था। बिल्कुल। ये समझिए कोई किरदार है, उसका नाम है ए। स्टोरी ये समझिएगा बहुत शॉर्ट में। ए किरदार है, अकेला रहता था। अब उसको लगा यार मैं अकेला रहता हूँ, मुझे समाज सेवा करनी पड़ती है, मुझे लोगों से मिलना पड़ता है, मैं खाना नहीं बना पाता, ये नहीं वो नहीं। और उसके लिए क्या होता है कि वो अकेला रहता है, उतने उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो गांव वाले कोई अनाज दे जा रहा है, कोई खाना दे जा रहा है, कोई कुछ। तो उसको लगता है यार ऐसा होता है ना तो मैं अपने यहाँ काम वाली एक बाई रख लेता, एटलीस्ट घर का तो काम कर दे। बिल्कुल। उसने काम वाली बाई रख ली। अब उसने बाई रखी तो अब जो खाना बाहर से आ रहा था वो घर में बनने लगा। तो उसको लगा मैं ज्यादा अच्छे से लोगों की मदद कर सकता हूँ, या मैं अकेला रह रहा हूँ तो अकेलापन भी नहीं, घर में एक काम वाली औरत है। धीरे से उसके दिमाग में आया यार जब काम वाली औरत है, दूध बाहर से आता है, चीजें बाहर से आ रही है, तो एक गाय भी बुला लेते हैं। धीरे से उसके घर में गाय है। पहले रहता था सौरभ अकेले, अब 2 और कैरेक्टर है। बिल्कुल। जब वो गाय से दूध लेने लग गया, अब उसको लगता है कि चारा बाहर से आता है, तो किसी से खेत मांगने गया, बोलता खेत भी अपना होना चाहिए। पहले अकेला था, फिर महिला काम करने आई, अब गाय आई। गाय के लिए अब उसको चारा चाहिए था, तो वो खेत की ओर आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था महिला जो जिसके साथ रहती थी, काम करती थी,
बाद में उसका लगाव हो गया, उसने शादी कर ली। पहले वो अकेला था सर, फिर एक महिला आई काम करने वाली, फिर एक गाय आई, गाय के लिए वो खेत पे गया, महिला उसे इतनी अच्छी लगी, शादी की। अब शादी की जाहिर सी बात है जनरेशन बढ़ी, पहले वो अकेला था, वो तीन हो गए। सौरभ जब अकेला था तब वो बहुत खुश था, बहुत सारे काम कर रहा था। अब वो उस महिला के साथ है, अब वो बच्चों के डायपर बदल रहा है और बच्चे खिला रहा है। और उसने ये सोचा था सौरभ कि ये महिला आएगी तो मेरा काम आधा कर देगी, तो मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा मन लगेगा। उसे खुद नहीं पता चला कि वो इस दुनिया में कब चला गया। सही बात। इसकी शुरुआत ना सौरभ ऐसे ही होती है, किसी भी चीज की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक मेढक ने कीड़े पकड़े, बिल्कुल। वो कीड़े पकड़ रहा है, खा रहा है, दूर से एक सांप उसे देख रहा है, सांप पास में, उसने सांप की ओर देखा, फिर कीड़े खाने लगे। उसे क्या करना चाहिए सर? भागना चाहिए उसे। लेकिन वो नहीं भाग रहा है क्योंकि उसे कीड़े खाने में मजा आ रहा है। ये है ग्लैमर। ये बात सही है। रील्स देखता है, 8-10 सेकंड देखा होगा आपने, देखा स्क्रॉल करते 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 2 घंटे बीत जाते हैं, पता चलता है बिल्कुल कीड़े खा रहा है सर। सांप पास में आया, वो अभी भी कीड़े खा रहा है। अमूमन उसे भागना चाहिए, उसको अपनी जान बचानी चाहिए। इस बार सांप ने उसको पकड़ लिया, अब उसके सामने से कीड़ा गया, वो फिर कीड़ा खा रहा है, सांप के मुंह से नहीं भागना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एडिक्शन, जो आपने बोला। एडिक्शन एक लत है, और जब लत लग जाती है ना सौरभ, तो आदमी जो काम कर रहा उसको पता है ये मुझे बर्बाद कर रही, फिर भी वो करेगा। इसी को बोलते हैं लत। लत की परिभाषा ही यही है कि उसे नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा, वो जो कर रहा है उसको उसी में मजा आता है सौरभ। यही है लत। आपने देखा होगा कोई ना 4-4 6-6 घंटे जिम ही करते रहता है, बिल्कुल। लत लग रही है कि ये होना होना होना, उसे नहीं पता क्या टाइम है। यही काम अगर वो अच्छी चीजों के लिए करेगा, बिना घड़ी देखे, जो बोलते हैं ना 4-6 घंटे, तो ये है एडिक्शन से निकलने का तरीका। तो उसकी प्रोग्रेसिव वर्किंग। सर लेकिन मैंने देखा है कि लोगों का जो माइंडसेट है, इसमें एडिक्शन की जैसे बात चल रही है, तो लोग एडिक्ट तो बहुत ज्यादा हो गए आजकल। नशे से ज्यादा तो मोबाइल से, इंटरनेट से ज्यादा एडिक्ट हो गए। तो सर इसे कैसे दूर कर सकते हैं? अब आपने कहा एडिक्शन से कैसे निकलना चाहिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहले मैं बता दूं, जो एडिक्शन है वो बहुत बुरी चीज है। अभी तक आपने सिगरेट का एडिक्शन देखा है, आपने दारू का एडिक्शन देखा है, मोबाइल आज हम बात कर रही है, बहुत बड़ा एडिक्शन है। मोबाइल्स में रील्स उससे बड़ा एडिक्शन है। कोई उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके पॉडकास्ट करता है, कोई उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके बाइट्स दे रहा है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल से न्यूज एंकर न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई उसी में रील देखकर अपना टाइम पास कर रहा है। और लोगों को लगता है मैं मोबाइल चला रहा हूँ, एक्चुअली मोबाइल उसे चलाता है। आप एक बार प्यार भरे गाने देखिए और दर्द भरे, 3 गाने देखिए, चौथा गाना ऑटोमेटिक दर्द वाला आएगा, और चौथा कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उसे भी पता है आपको क्या पसंद है और वो दिखाया जा रहा है। तो आप मोबाइल को नहीं देख रहे हैं, मोबाइल आपको देख, और वो आपको चला रहा है। सौरभ ये क्या होता है कि एडिक्शन में लोग ना लालच की वजह से ऐसा करते हैं। या तो वो फ्री होते हैं, उन्हें पता कोई काम नहीं है, लालची होते हैं कि कम समय में या बिना काम किए पैसे आ जाएं, जो आप एडिक्शन की बात कर रहे थे। और आपने भी कहा कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप अभी किसकी सट्टे किसकी बात कर रहे थे? सट्टे और क्रिप्टो की बात कर रहे थे। देखिए क्रिप्टो लीगल है इलीगल, इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। बाकी मेरा ये मानना है कि अभी तक इंडिया में उस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज नहीं किया है, सिर्फ 30% इसमें टैक्सेशन लगा दिया है। तो सौरभ मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, आप 30 करोड़ सरकार को दे दीजिए, आपका भी पैसा लीगल हो जाएगा। तो क्या वो ब्लैक मनी नहीं है? वो ब्लैक मनी थी है, बिल्कुल, पर 30% आपने टैक्स दे दिया। वही क्रिप्टो में सरकार ने किया और लोग फर्रा लेके घूम रहे। मैंने सौरभ क्रिप्टो को 2006 में सुना, बिटकॉइन नाम था, ट्रेन पे था मैं, कुछ एक 300-400 रुपए वैल्यू थी। और एक बंदा IIT से निकला हुआ था, मैं ट्रेन में मिला था बेसिकली, तो मुझे समझा रहा था ट्रेडिंग होती, मुझे समझ में नहीं आया था। अभी ज्यादा पॉपुलर है, बिल्कुल, पर सौरभ मैं लिटरली इस पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ सिवाय हार्ड वर्किंग के। ओके, स्मार्ट वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग। जिसे ये लगता है कि वो स्मार्ट वर्किंग कर रहा है, लाइक ऑनलाइन गेमिंग से पैसे आ रहे हैं, फिर वही बात आती है, आपने कंपनी का बैकग्राउंड देखा, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई ऑनर नहीं होता, एक टेक्नोलॉजी पे पूरा सिस्टम है। सौरभ आज ये कल ब्लॉकचेन थी, फिर माइनिंग हुई, फिर आजकल स्टेप्स पे, फिर ट्रेडिंग पे, फिर मल्टी ट्रेड पे, फिर वेरियस अकाउंट और वेरियस सेक्टर्स में पैसे लगाने पे, और आज तो पता नहीं क्या क्या नया कम्युनिटी ट्रेडिंग के नाम से भी चल रही है। जो पहले थे ना, इंडिया में ना एक वर्ग बैठा हुआ है, और जब भी कोई नई स्कीम आती है उनको ही टारगेट करते हैं। सौरभ हमेशा नाम बनाने वाले जब तक है, बदनाम करने वाले जो होंगे।
आप देखिएगा दारू भट्टी के बगल में ही दवाई दुकान हुआ करती है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पी के बीमार होगा और वहां दवाई लेके ठीक होगा। सौरभ ये वही है, पहले इसका नाम कुछ और था, 6 महीने बाद नाम कुछ और हो गया, साल भर बाद नाम कुछ और हो गया। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो क्या चल रहा है, ये चेंज होते जा रहा है, ये बर्बादी की निशानी है। अगर आपको काम ही करना है तो ऑथेंटिक काम कीजिए ना। जिस सिस्टम को मॉनिटर नहीं किया जा सकता है वो सिस्टम पहले से फेल है। मॉनिटर का मतलब है उस पर निगरानी रखना। सौरभ, मैं इन्वेस्टर्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई आपको आकर ये बोलता है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करो और बदले में इतने मिलेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूर्ख नहीं है, भारत सरकार मूर्ख नहीं है। अगर आपको आपके द्वारा जमा किए हुए पैसे पे 6% एफडी पे ब्याज मिल रहा, फिक्स डिपॉजिट पे, सरकार ने यूलिप प्लान रखे हैं, एसबीआई का इंश्योरेंस प्लान है, एलआईसी का प्लान है, तो ये मूर्ख नहीं है। सरकार आपको 6% 7% ब्याज दे रही है और मार्केट में कोई आकर बोल रहा पैसे डबल हो जाएंगे, इतने दिन में फिक्स इनकम है, तो आपका तुरंत दिमाग काम करना चाहिए। जो सरकार नहीं कर पा रही, अगर ऐसा होगा तो लोग वहां से पैसे निकालेंगे, सरकार कभी नहीं करने देगी। बिल्कुल, सरकार सरकारी सिस्टम से चलती है, एटलीस्ट बैंक में रखा हुआ पैसा ये तो श्योरिटी है, बैंक जाऊंगा तो निकालूंगा। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में एक न्यूज आई है, 6600 करोड़ 6600 करोड़ बिटकॉइन पे सीबीआई की रेड पड़ी है, एक केस दर्ज हुआ है, जिसकी आग की लपटें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। आज से सॉरी कब की बात है? आज न्यूज में आया है, दैनिक भास्कर पेपर की हेडिंग है, और आप न्यूज 100 खोल के देख लीजिएगा, इंडिया टीवी की, उसमें चल रहा है। 3 महीने पहले असम में एक बंदे ने 3200 करोड़ का घोटाला किया। क्या इतना काफी नहीं है? 2-2.5 साल पहले दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में एक न्यूज आई थी कि इंडिया में क्रिप्टो में 10 लाख करोड़ रुपए लगे हैं और इसका कोई हिसाब ही नहीं। देखिए, क्रिप्टो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है डूब जाए, तो जाओ खेलो, एक किस्मत वाली बात है, क्योंकि वो लीगल है या इनलीगल है अभी तक प्रूफ हुआ ही नहीं। वो सिर्फ एक स्कीम है। पहले आता था निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फ्री, हमाम के साथ ये वाला सोप फ्री, और साबुन के साथ ये फ्री। आजकल इसके नाम बदल गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को ऐसे अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिस दिन गवर्नमेंट इसको लीगल कर दे बिल्कुल जाइए, जिस दिन गवर्नमेंट इसको लीगल कर दे इसके लिए कानून बनाइए, जाइए। और जिस चीज की मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है, मैं एक आंकड़ा दे देता हूं, चाइना बीजिंग में क्रिप्टो हर 2 साल में लीगल करता है और फिर इलीगल कर देता है। फॉरेन में एक देश है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका पूरा जीडीपी सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। उसने क्रिप्टो में डील किया था, बिटकॉइन में, और उसको किसी ने चोरी कर लिया और उनको यही नहीं पता कि चोरी किसने किया। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। एक बात सब लोग समझ लें, अगर किसी सिस्टम में आपने पैसे दिए, सौरभ, बहुत मैं टेक्निकली जा रहा हूं पर समझने की कोशिश कीजिएगा, आपने पैसे दिए, मेरे अकाउंट में गए, तो आपके पास एंट्री है, यहां से गए यहां आए, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया, पैसे कहां गए ये पता नहीं है। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग नहीं कर पाना। यही क्रिप्टो का ड्रॉबैक है, यही है लूपहोल। पैसे इन्वेस्ट तो हो रहे हैं, जा कहां रहे ये नहीं पता है, इसीलिए सरकार इसको बोल रही इलीगल, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है इसमें। सब बोलते हैं सिस्टम में, और सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो किसी को भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आपकी बहुत मेहनत से कमाई हुए पैसे हैं। आप ऐसे फर्जी कॉल्स में मत जाइए, और रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती। तो जो ग्लैमर में सट्टे खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, अगर बहुत पैसा है तो लगाओ, डूब जाए तो फर्क ना पड़े। लेकिन अगर मेहनत है, कमाई 200 रुपए रहे हो और कर्जा 200 ले रहे हो, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से काम करो। दुनिया में ढेर काम पड़ा है, ढेर। और इंटरप्रेन्योरशिप, जिसे आप एंटरप्रेन्योरशिप जानते हो, उद्यमिता, स्वरोजगार, इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। सर, जैसे अभी लत की बात कर रहे थे, तो लत 2 प्रकार की होती है, एक तो अच्छी लत होती है, एक तो बुरी लत। बिल्कुल सही बात। तो सर, ये जो बुरी लत है उससे कैसे निकले? सौरभ, ये तो ऐसा सवाल है कि मुझे लगता है कि जो बताता है ना, उसकी भी कोई ना कोई बुरी लत हुआ करती है, और वो भी परेशान होता है। देखिए, वैसे इसका कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन अच्छी लत जैसे किताब पढ़ना, बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी करना, बिल्कुल, दैट इज अ गुड एडिक्शन। बट जो बुरी लत है, इससे मेरा सिंपल है, मैं अपने पैरामीटर्स पे देखता हूं कि सबसे ज्यादा बुरी लत के लिए जो जिम्मेदार है वो माहौल, अपना माहौल बदलिए। मैंने शुरू में एक बात कही थी सौरभ, 4 दोस्त। बिल्कुल। अगर आपको बुरी लत से निकलना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। बुरी लत वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले खाली रहना बंद कीजिए। अकेले मत रहिए और खाली मत रहिए। जितने लोग अकेले हैं वही सबसे पहले एडिक्शन का शिकार होते हैं। मोबाइल एडिक्शन अकेले में ही आता है। रात में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल चल रहे हैं, 1.5 GB डाटा कम होता है। बुरी लत, जो अकेला रहता है, एकांत में रहता है, वो पीना चालू कर देता है। ये बात, ये समस्या है।
तो मेरा ये मानना है सौरभ, मेरा ये मानना है कि आदमी को जो लत की बात है तो अकेले मत रहिए, कोशिश करिए कि हमेशा ग्रुप में रहें या किसी ना किसी अच्छी मेजॉरिटी के साथ में रहें। बिल्कुल। दूसरा, अपनी मेजॉरिटी चेंज कीजिए। अगर आपको पता चल चुका है कि मैं पर्टिकुलर ग्रुप में या इस व्यक्ति के साथ रहने के बाद ऐसा बना हूं, तो आपको चाहो या नहीं चाहो, अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे ये माहौल चेंज करना है या अपने आप को बदलना, सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा। सौरभ, कुछ क्वेश्चन है आपसे। सबसे पहले सिगरेट पीने कौन सिखाता है? दोस्ती सिखाते हैं। सबसे पहले दारू कौन पिलाता है? दोस्ती। मोबाइल में पॉर्न कौन दिखाता है? दोस्ती। दुनिया के सारे छंद, हमारी भाषा में बुरे काम, कौन सिखाता है? दोस्ती सिखाता है। उस दोस्त को किसने सिखाया होगा? उसके दोस्त ने। इसको बोलते हैं माहौल, सर्कल। अगर ये बदल जाए तो शायद लत से निकला जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सौरभ, उदाहरण भी बहुत अच्छा है सर। उदाहरण भी अच्छा है। और सौरभ, क्या होता है कि ये भी एक चैन ही है। बिल्कुल। दिन है तो रात है, भगवान है तो भूत है, मेल है तो फीमेल है, अच्छे हैं तो बुरे लोग हैं, और ये चलता रहता है। आप पे डिपेंड करता है सौरभ कि जिस खेत में धान लगाई जा सकती है वहां गाजर घास अपने आप हुआ करती है। बिल्कुल। और ये बात समझिए, अगर आप धान नहीं लगा सकते हैं, फसल नहीं लगा सकते, तो गाजर घास की खेती नहीं की जाती, वो अपने आप हुआ करती है। बुरी लत के लिए लत लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो 3 स्टेप फॉलो कीजिए, आप उस लत से बाहर आएंगे। और कोशिश कीजिए किसी भी चीज को टाइम लैप बांटिए। पहले 10 मिनट ध्यान लगाइए, 20 मिनट लगाइए, और किसी भी चीज को एक दिन में नहीं करना है सौरभ, इसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आज मैं 10 मिनट अपने गोल पे फोकस करूंगा, तो मैं एक हफ्ते 10 मिनट ही करूंगा, अगले हफ्ते मैं इसको 20 मिनट बढ़ाऊंगा। देखिएगा अगले 1 साल के अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप बुरी लत से निकल चुके होंगे और आप 6-6 घंटे का ध्यान लगा पाओगे। इंडिया में इसके बहुत सारे ऑप्शन है, विपासना सेंटर्स वगैरह यही करवाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप इसके लिए सेंटर्स का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, विपासना सेंटर्स हैं ध्यान लगाने के लिए, जहां से आपको उस लत से निकाला जा सकता है। आप देखेंगे आरोग्य केंद्र वगैरह होते हैं, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। बाकी फ्रेंडली वे में यही है, माहौल बदलिए, अकेला रहना छोड़िए, और एडिक्शन वाली चीजों से दूर रहिए, और कोशिश कीजिए अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। ये वो ब्रह्मास्त्र है सौरभ। व्यक्ति दुनिया से बेईमान हो सकता है पर अपने माँ बाप से बेईमान नहीं हो। तो जिसके अंदर बहुत बुरी लत है, वो कोशिश करे जो लत बिगड़ने का समय सुबह शाम या रात का समय, अपने माँ बाप के साथ रहना चालू कर दे, आधी आदत तो वैसे ही सुधर जाएगी। सर मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जी। सर आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, आपने इतना ट्रेवल किया, तो आपको कभी कोई चीज की लत नहीं लगी? बहुत लत लगी सौरभ। किसकी? जितनी चीजों की आप बात कर रहे हैं मेरे साथ सारा हो चुका है इसमें। सभी? जी हाँ। कहते हैं घाट घाट का पानी पीने के बाद ही आदमी पहुंचता है ऊपर। तो ये समझिए कि घाट घाट का मैंने भी पानी पिया है। अभी मैंने दोस्तों की बात कही, मैं जब घर से निकला था तो मैं 2-4 डिस्ट्रिक्ट भी घुमा हुआ था, पर भोपाल आने के बाद मैंने बहुत सारे जिलों में ट्रेवल किया, घूमा, लोगों से बात की, घरों पे गया, तो मुझे ट्रेवलिंग की लत लग गई। कई बार पैसे नहीं होते थे। इंजीनियरिंग लाइफ में सौरभ मैं JNK तक घूम के आ चुका था, दिल्ली में 2 बार जा चुका था, और JNK जम्मू कश्मीर तक घूम के आ गया था। सिर्फ दोस्ती यारी के चक्कर में। फिर जो दूसरी आपने लत बोली, मेरे अंदर सारी लत थी। नशे की? जी हाँ, नशे की लत, एडिक्शन बोलिए। नशे में कौन कौन से? देखिए, मैं अब संजय दत्त की मूवी जैसे तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ओकेजनली मुझे लगता है कि मैं हर चीज में इन्वॉल्व था सौरभ, और मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चरस और गांजा फूक लिया है, लेकिन हाँ ओकेजनली आप बात करेंगे जो फॉर्मली लोग यूज करते हैं, पान के ठेले पे खड़े होना, गुमटियों तक जाना, फिर नाइट पार्टीज होना, क्लब वगैरह पे जाना, ड्रिंक करना, ये सारा एक सेगमेंट था इंजीनियरिंग में, और ये भी मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया। और उससे कैसे निकले आप? वही पैटर्न जो मैंने आपको कहा, इंजीनियरिंग खत्म हुई, सर्कल चेंज हुआ तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग मिले, अब मैं इनके साथ रहने लग गया, तो उनके साथ समय कम देता था। बोलता, अरे यार बाबा तू समय कम दे रहा है यार भाई, ये वो। मैंने कहा ठीक है यार भाई, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कब मैं उन चीजों से निकल गया मुझे पता नहीं चला। एक्चुअली सौरभ सिंपल है, आपकी लाइन तब छोटी है बड़ी है जब बगल में दूसरी आएगी। बिल्कुल। बगल में कोई है ही नहीं तो आप ही बड़े हो और आप ही छोटे हो। जब मुझे एक सर्कल मिला ना सौरभ, तो मैं बाहर आया। जब मेरा फोकस बदला कि यार मैं तो काम करने आया था, करियर बनाने आया था, बिल्कुल। जब मैं उस लाइन पे गया सौरभ, तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं यार, ये जो लाइन मैंने पकड़ ली थी ये लाइन मेरे लिए नहीं थी। और धीरे धीरे जब मैं इस सर्कल में इन्वॉल्व हो गया तब मेरे पास समय नहीं था, और जब मेरे पास समय नहीं था तो मैं अपने आप कब उससे बाहर आ चुका था मुझे नहीं पता। और टू बी वेरी फ्रैंक, 2014 वाज द लास्ट टाइम, ये अंतिम समय था जब मुझे धुंधला धुंधला याद है जिसके बारे में आपने पूछा, जो लत एडिक्शन की बात थी। तो आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं और 2013 में मैंने इंजीनियरिंग की है। तो इंजीनियरिंग के समय जितनी चीजों पे बात हुई वो सारी चीज थी
पर 2014 में मैं इंजीनियरिंग वाले दोस्तों से दूर हुआ और लगभग सारी चीजें मेरी डिनाई हो गई और आज मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई एडिक्शन है सिवाय ज्यादा सोने के। सौरभ, मैं 8 घंटे सोता हूँ, यही मेरा एडिक्शन है। 2024 तक अभी तक ये नशे की लत अभी तक की नहीं रही। बिल्कुल नहीं सौरभ। और सब पैसे की लत, पैसे की लत से ज्यादा ग्लैमर की लत है। ग्लैमर की। पर ये वो ग्लैमर नहीं है जिसपे हम बात कर रहे थे। इट्स अ ग्लैमर लाइक अ लेगेसी। ओके। सौरभ, मेरी जिंदगी का एक ड्रीम था, आपने पूछा था, मेरा एक विजन है, दैट इज अ लीडरशिप। मैं ये मानता हूँ सौरभ कि अपने लिए तो कोई भी काम कर लेता है। मैं एक ऐसी फैमिली से था जब मैंने शुरुआत किया था मिट्टी कपड़ा मकान के लिए। ओके। 2015-16 पे सौरभ मैं 1 लाख प्लस की इनकम अचीव कर चुका था। 2015-16 पे, और 15 पे ही मैंने अपनी पहली गाड़ी भी ले ली थी। 2015 पे इट वॉज महिंद्रा KUV 100। ओके। ये मैंने पार्टनरशिप में ली थी अपने फ्रेंड के साथ। उस समय पर मंथ कितना कमाता था? 1 लाख रुपए समथिंग में कमाता 1 था, लाख। उससे प्लस ही कमा लेता था। 1 लाख प्लस। और शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग में उन चुनिंदा बंदों में से एक हूँ सौरभ। आपके सवाल से ही बोल देता हूँ, कई लोग ना एक बार चेक कमाते हैं तो 12 महीने दिखाते हैं। बिल्कुल। 2015 से आज 2024 हो गया सौरभ, मेरी जिंदगी ग्राफ कभी डाउनफॉल में नहीं आया। हाँ, शुरुआत के 3 साल में कभी अप भी नहीं था। मेरी ग्रोथ इंस्टेंट नहीं थी, बहुत सधी हुई ग्रोथ थी। मुझे काम जमाने में 4 से 5 साल लगे। मतलब 4 से 5 साल में कभी आपका कोई चेक नहीं बना? नहीं, चेक बना पर 1 लाख की इनकम टच नहीं हुई। कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000, पर बहुत मैसिव पैसा नहीं कमाया मैंने। अच्छा। कि 4 साल में घर गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं खर्चा निकाल रहा था। कभी मेरी हाईएस्ट इनकम थी इंजीनियरिंग में 42,000 रुपए की। 42,000 पूरे साल में एक बार 42,000, बाकी एवरेज में 7,000, 10,000, 15,000 मैं खर्चा निकाल रहा था। पर 2015 दैट वाज द टाइम मैं 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका था सौरभ। तो उस दिन जब मैंने क्रॉस किया था, तो आज 2024 चल रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं कहता हूं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात बोलने में सही नहीं है, ये बात वास्तविक में महसूस की जा सकती नहीं होता। जो भी मैं हूं ऊपर वाले की मेहरबानी से हूं। उसने पैसे दिए, इज्जत दी, लोगों के बीच का प्यार दिया, आज टीम मेरे साथ खड़ी है। अभी जो बात चल रही थी कि पैसे की लत, उससे ज्यादा मेरी लत सौरभ लीडरशिप की है। ओके। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं कि हिंदुस्तान में 2014 के पहले बाढ़ आती थी, सुनामी आती थी, तो लोग बोलते थे इतने मर गए, अगली बार सुनामी आएगी तो बचा लेंगे। अभी उड़ीसा में 1 महीने पहले और केरला बाढ़ आई थी। बिल्कुल। 3 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। दिस इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसने उड़ीसा के बारे में कहा था सौरभ बिल्कुल सर। कि 2014 के पहले अभी भूकंप आते थे तो लोग कितने मर गए, ये इसके आंकड़े आते थे। बिल्कुल। 2 महीने पहले उड़ीसा में अलर्ट था, ये तूफान आने वाला है, बाय द नेम समथिंग। 3-3 लाख लोगों को सरकार एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर देती है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। बिल्कुल। सरकार किसी की भी हो, मुझसे मतलब नहीं है, पर मेरे देश की सरकार जागी है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, इसको मैं अपने काम पे लेता हूँ कि पहले क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा अचीवमेंट और मेरा ड्रीम या पैसे की लत ये है सौरभ कि 2010 में जिसने मेरे साथ चालू किया था, 2024 में आज वो मेरे साथ खड़ा है और उसकी 2 करोड़ रुपए इनकम हो चुकी है। दिस इज माई अचीवमेंट। जिसने 2010 में मेरे साथ चालू किया था, ऐसे मेरे पास 25 से 30 लीडर है अभी भी। जबकि लोग कहते हैं पुराने वाले कमाते हैं, नए कमाते नहीं है, नए वाले आ जाते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं। मेरे साथ तो आज भी एक जिले के अंदर 14 4 व्हीलर अचीवर है, और जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो यही जिला है। तो सौरभ, मेरे अंदर पैसे की लत नहीं है, मेरे अंदर एक ड्रीम है, एक सपना है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से मैंने मेरा करियर बनाया है, जबकि मैं खर्चा निकालने आया था, तो कोई भी बना सकता है। अगर स्किल होगी तो जल्दी बनेगा, और स्किल नहीं होगी तो उसे डेवलप करना पड़ेगा, धीरे से बनेगा और बनेगा। सर अभी जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग की बातें कर रहे हो, टीम की बातें कर रहे हैं, तो सर आपकी अभी टीम कितनी है? ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं देखूं तो लगभग 70,000 प्लस की मेरी टीम हो चुकी है। 70,000 की टीम आपके अंडर काम कर रहे हैं? जी हाँ, 70,000 प्लस का आंकड़ा मेरे पास है। और सर स्टेट कितने इसमें? सर मुझे लगता है कि हमने MP से चालू किया था, हम CG गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, बिहार। हमारा जो ग्रुप है ऑल ओवर सौरभ, मुझे लगता है कि 70,000 प्लस तो मेरी पर्सनल टीम है। इंडिया के अंदर हम जिस ग्रुप से हैं, हमारे सीनियर मोस्ट हम लोग तकरीबन 5 लाख लोगों का ग्रुप है, और 19 स्टेट हमने कवर करके रखा हुआ। 19 स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया में 19 स्टेट्स में हमारा काम है। सर जैसे आप अभी टीम की बातें कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया में आपकी इतनी बड़ी टीम है, तो सर आप उसको कैसे संभालते हैं? मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये, और इसका एक लाइन में मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि जो पैदा करता है वो पालना भी जानता है। ओके। जिसे गिफ्ट में मिलता है वो पाला भी जाता है। सौरभ, बहुत बड़ी टीम है, बिल्कुल सही है,
कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे एक ट्रेनिंग मॉडल होता है टीम संभालने के लिए, एक सिस्टम होता है टीम संभालने के लिए, एक फ्रंट और बैक लीडर सिस्टम होता है, 80-20 रूल होते हैं, पीबीएस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, सबमिशन होता है, 4E 4D, ऐसे हजारों टॉपिक हैं सौरभ जिस पे हम काम करते हैं। तो बेसिकली टीम में अकेले नहीं संभालता, इसके पीछे मेरे सीनियर, मेरे मेरे बैक अपलाइंस, मेरे मेंटोर्स और कंपनी खुद खड़ी है। बहुत बड़ी टीम्स चलाने के लिए सौरभ बहुत सिंपल सा एथिक्स है कि जब आप एक प्लानिंग में काम करते हैं बिल्कुल, तो आपको ये पता होता है मुझे ये करना है और अपने आप वो काम हो जाता है। ये बिल्कुल एक पिक्चर जैसा है। हमें डायरेक्ट करने वाला कोई और है, हम तो एक्टर हैं सौरभ। ओके, तो जब एक्टर अपना काम करता है, एक्ट्रेसेस अपनी काम करती है, विलन अपना काम करता है, कोरियोग्राफर अपना करता है, प्रोड्यूसर अपना करता है, तो मूवी सुपर डुपर हिट जाती है। तो ये जो टीम इतनी बड़ी है, इसमें हमें एक जिम्मेदारी दी गई, जो मैंने रूल्स की बात की है। तो जो सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम इज अपलाइन एंड मेंटोर्स, जो उसे फॉलो करता है। सर ये अपलाइन और मेंटर्स में क्या डिफरेंस है? हाँ सौरभ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एक्चुअली इसके लिए 4 वर्ड है। बिल्कुल, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आपको लेकर आता है उसे स्पॉन्सर बोलते हैं, स्पॉन्सर, जो आपसे पहले आता है उसे अपलाइन या सीनियर बोलते हैं, जो आपकी टीम के अलावा टीम होती है उसे कोऑपरेटिव लाइंस बोलते हैं, जो आप जिसकी गाइडलाइन में काम करते हैं वो आपके मेंटोर्स होते हैं, और जिसके जैसा इस इंडस्ट्री में आप बनना चाहते हैं उसको आप आइडल बोलते हैं। तो इसमें मेंटोर्स का बहुत बड़ा रोल काल है, क्योंकि आप जब आते हैं तो आप कोरे कागज होते हैं। तो सिस्टम के बेसिक्स, एथिक्स 4E होता है इसमें, एंगेज, इनकरेज, एंथुसियाज्म और एंटरटेन। बहुत जब हम ज्यादा ये टेक्निकली लगता है। हाँ टेक्निकली है थोड़ा सा, ये ट्रेनिंग्स का पार्ट है हमारा, इसलिए थोड़ा टेक्निकल भी है। और आप सोचिए बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसीलिए इतनी बड़ी टीम चल रही है। टीम कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं चलाता है, टीम हमेशा सिस्टम चलाता है। सर कभी ऐसे झगड़ा नहीं होता टीम में? होता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं फिर? यहीं पे सिस्टम आ जाता है। हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बर्दाश्त करना चाहते, लेकिन हम सिस्टम को बर्दाश्त करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा ये है सौरभ, अगर मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा, अगर आप मेरे सीनियर हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप मुझे बोलते हैं कि आप ना, सिस्टम ये बोलता है मैंने इसे फॉलो किया, आप भी कीजिए, तो शायद मैं चलूंगा। क्योंकि अब अभी आपने मुझे अपने आप को फॉलो करने नहीं बोला है, आपने सिस्टम को फॉलो करने बोला है। बिल्कुल, और सिस्टम सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी टीम तब चलती है जब आप डायरेक्ट सेलिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और रही बात, देखिए कि जहां 4 बर्तन रहते हैं वहां खटखटाहट तो होती है। ये तो बात तो सही ये है। थोड़ी बहुत अनबन सब जगह चलती रहती है। पर अपलाइन एक ऐसा वर्ड है जो इस डायरेक्ट सेलिंग का जो समुंदर है, इससे जो आपको पार लगाएगा वो अपलाइन ही लगाएगा, वो सीनियर और मेंटोर ही लगाएगा। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार सुना भी है सर, जो ऊपर रहते हैं वही पैसा कमाते हैं क्योंकि उनकी टीम बड़ी रहती है, और जो ग्राउंड लेवल में रहते हैं वो एक नई टीम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो पैसा नहीं कमाते। अगर उनको पैसा कमाना है तो वो कैसे टीम क्रिएट कर सकते हैं? सौरभ, इसमें 2 सवाल हैं। मेरा ये मानना है कि ये बात गलत है। हर पेड़ में फल लगता है, लेकिन पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। हर पेड़ में फल लगता है। जो पुराने होते हैं वो इसलिए पैसा कमाते हैं जिनकी टीम बन चुकी है, उसमें भी जिसकी टीम नहीं बनती है वो भी नहीं कमाता सौरभ। ओके, और जो नए होते हैं उसे भी वही काम करना है। पुराने वाले को भी टीम बनानी है, नए वाले को बनानी है। देखिए जब प्लान सेम है सौरभ, बिल्कुल, कि अगर मैं इतने वॉल्यूम का बिजनेस करूंगा तो मुझे इतने परसेंटेज कमीशन आएगा, तो आप उतना बिजनेस डालिए, आपको उतना आएगा, मैं उतना बिजनेस डालूंगा, मुझे भी उतना कमीशन आएगा। तो इसमें सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है। हाँ, सीनियर जूनियर में एक बात जरूर होती है, जो पहले आता है अगर वो टिका है तो उसकी टीम का साइज बड़ा हो जाता है, तो पेमेंट बड़ा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पहले आने वाले का होता है। सौरभ, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जिनकी टीम में आता हूँ मेरा पेमेंट उनसे बड़ा है, जबकि मैं जूनियर हूँ। कैसे? बिकॉज ऑफ टीम मैनेजमेंट। Okay. सौरभ, मैं बाइनरी प्लान में हमेशा ये ताकत रही है। बाइनरी प्लान में 1:1 बैलेंसिंग में मैं काम करता हूं सौरभ, उसमें हमेशा ये ताकत रही है कि अगर डाउन जूनियर टीम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से कर सकता है तो वो सीनियर से ज्यादा पैसे कमा सकता है। क्योंकि हर आदमी को 2 फ्रेंचाइजी मैनेज करनी पड़ती है, एक लेफ्ट की एक राइट की। अगर मैं अपनी मैनेज करूंगा तो मेरी अपलाइन का टीम का साइज बड़ा होगा, लेकिन मैनेज तो उसे भी 2 फ्रेंचाइजी करनी है, 2 ए भी मैनेज करनी है। तो मेरा मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इसलिए मेरी पेमेंट उनसे ज्यादा होती है। इसमें सीनियर और जूनियर का कोई लेना देना नहीं होता। सर जैसा कि आपने बताया आपकी टीम ऑल इंडिया में फैली हुई है, ठीक है, आपके नीचे 70,000 लोग काम कर रहे हैं। आपने भी बहुत अच्छी बात है कि सर 70,000 लोगों को आपने रोजगार दिया। ठीक है। अगर किसी नए व्यक्ति को अगर रोजगार
पाना है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में क्या रोजगार पा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सौरभ। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा। 1 महीने पहले तेलंगाना स्टेट में मीटिंग हुई है, जिसमें तेलंगाना स्टेट में मीटिंग हुई है, बिल्कुल भारत के तेलंगाना राज्य में मीटिंग हुई है, बिल्कुल महाराष्ट्र से सटा हुआ है, आंध्रा के बॉर्डर से लगा हुआ है। वह मीटिंग ही इसी बात की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीटिंग थी। आज डीएसए और आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इस पे बहुत काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, 3 नाम याद रखिएगा सौरभ। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। क्या सर ये एसोसिएशन ऑल इंडिया में काम करती है? जी हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट बॉडी को कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोविजंस क्या होने चाहिए, समय समय पे सुधार क्या होने चाहिए, उनकी पॉलिसीज क्या है, वो गवर्नमेंट को अपडेट करता है और उनसे कनेक्टेड रहता है। हर एक कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ये संगठन है। तेलंगाना स्टेट ने इसमें बहुत अच्छी पहल की। एक्चुअली वहां पे भी डायरेक्ट सेलिंग का हमारे एक बाढ़ सी आई हुई है, बहुत ज्यादा फ्लो है वहां पे, बिजनेस वॉल्यूम बहुत ऊपर है। तो स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप में, मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर सही हूं वहां पे, तो डायरेक्ट सेलिंग के मेन लीडर्स को वहां पे बुलाया गया और खुद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोग वहां पर आए और उनसे उन्होंने बात की है कि डायरेक्ट सेलिंग में और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐड करना चाहिए, कहाँ पे पार्शियलिटी होती है और कहाँ पे थ्रू आउट इसको मैनेज करना है। कुछ की नोट्स पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग वालों ने वहां पे भी जाकर बात की है। जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई थी, तो हिमाचल सरकार ने और सीजी सरकार ने सबसे पहले इस पे गाइडलाइन सामने शो की थी, उन्होंने गाइडलाइन सजेशंस दिए थे। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट आई, एमपी गवर्नमेंट आई। तो इससे आप समझिए कि गवर्नमेंट की नजर में भी लीगल और लेजिटिमेट है सिंस 2016। बिल्कुल वो वर्क कर रहे हैं इस पे। बिल्कुल तेलंगाना का नया एग्जाम्पल है, 2 महीने पहले हुआ है ये बात, वहां पे मीटिंग्स हुई है। तो बिल्कुल आप इसे एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि जिसे आपने पहले देखा आज वो बदल चुका है। कल वो बच्चा था, आज वो जवान हो चुका है। कल जो कमियां थी आज उसको सरकार ने दूर किया है। और मैं कहता हूं वक्त के साथ हर किसी के अंदर सुधार होता है, कमियां सब में होती हैं लेकिन सुधार भी होता है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में सुधार हुआ है, बहुत सारे की नोट्स आए हैं और आगे चल के आपको बहुत सी चीजें नई भी देखने को मिलेंगी। जैसे आज जो प्रोडक्ट और कानून की बात आई, ये पहले नहीं था, ये अभी आया। तो आप इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनलिटी है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के फॉर्म पे डायरेक्ट सेलर का एक कॉलम आ चुका है, पहले ये नहीं था। पहले पूछा जाता था कि योर डेजिग्नेशन, वहां आता था सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड और व्हाट अदर। आज उस कॉलम में आता है डायरेक्ट सेलर। तो ये अवेयरनेस है, बैंक को भी पता है। पहले नेटवर्किंग वालों को लोन फाइनेंस नहीं होता था, बहुत बड़ी बात है तो। और आज की डेट में हर नेटवर्कर कमाने के साथ पहले 5% टीडीएस था, उसके पहले 10%, आज 2% टीडीएस जमा करता है। नेटवर्कर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने के पहले सरकार अपना हिस्सा ले लेती है, टीडीएस करता है, 194H के अंतर्गत इसका डिडक्शन होता है। इनकम टैक्स फाइल करता है। सौरभ, 10 में से अगर 8 लोगों ने कार उठाई है तो फाइनेंस करवा कर उठवाइए। बिल्कुल। तो आज डायरेक्ट सेलर सरकार के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्स कलेक्शन का एक सोर्स बन चुके हैं। तो क्यों नहीं रोजगार हो सकता? ये बिल्कुल रोजगार का एक मौका तो है। बात सही है। आज इंडिया में जितने थ्रू आउट काम कर रहे हैं, आज वो कहीं ना कहीं किसी आंदोलन में शामिल नहीं है, वो सरकार से डिमांड नहीं कर रहे हैं। हर किसी का आपने आंदोलन देखा, आपने डायरेक्ट सेलिंग वालों का आंदोलन देखा? कभी नहीं। आप देखेंगे भी नहीं। उसे पता है कि मुझे ही बनाना है, मुझे ही कमाना है। हाँ, उनकी मीटिंग्स होती है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। इंस्टाग्राम पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स आ चुके हैं जहां पे आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं इन बातों को। तो बिल्कुल रोजगार का एक मौका हो सकती है और है। आज इंडिया में मैं ऑथेंटिसिटी के साथ तो नहीं बोलता, लेकिन करोड़ों की संख्या में डायरेक्ट सेलर्स हैं, सक्सेस हैं, फेलियर वालों की भी संख्या है, लेकिन नए फॉर्मेट के साथ जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूजर्स की संख्या तो 10 करोड़ से ऊपर है सौरभ, डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या इन करोड़ है। और मैं ये बोलूंगा कि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो आपको 100 में से 10 या 15 ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अर्निंग कर रहे हैं, पर वो है। तो बिल्कुल ये एक मौका है, सरकार सोच रही है और यंगस्टर्स को भी इस पे सोचना चाहिए। पर ये उसी के लिए बेनिफिशियल है जिसकी स्किल डेवलप होगी या यहां आकर जो स्किल डेवलप करेगा। ये इंडस्ट्री का ड्राइविंग फोर्स है ड्रीम, लेकिन इस इंडस्ट्री का बैकबोन है स्किल। तो ड्रीम, ड्राइविंग फोर्स और स्किल, बैकबोन, जब ये दो मिलते हैं तो ही बॉडी खड़ी रहती है और तो ही बिजनेस चलता है, तभी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
सर डायरेक्ट सेलिंग में एक रैपिड फायर खेलते हैं। अच्छा ठीक मैं है, क्वेश्चन करता हूँ, आप आंसर दीजिएगा। मुझे तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ सर। हाँ, ओके, क्या लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए उन्हें। दो बेस के लिए करना चाहिए, या तो किसी ड्रीम के लिए, ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हैं इसलिए करना चाहिए, या तो वो लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं इसलिए करना चाहिए। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल। वैसे तो हर फील्ड से करोड़पति बन सकते हैं, Okay. पर डायरेक्ट सेलिंग में इसका टाइम पीरियड कम होता है क्योंकि वहां पे टीम भी काम साथ में काम करती है। क्या टीम वर्क जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में? बहुत जरूरी है, बिना उसके कभी भी आप टॉप पोजीशन में नहीं जा सकते हैं। 5 ग्राम भेजे के साथ अकेले काम करना, 50 किलो शरीर के साथ अकेले काम करना, उससे बेहतर है स्मार्ट वर्क करके टीम के साथ काम करना। जाहिर सी बात है, जहां काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, काम करने वाले हाथ ज्यादा होंगे, वहां पैसा जल्दी आएगा और करियर जल्दी बनेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में जरूरी काम क्या है? प्लान दिखाना। जब तक आप न्यू कॉन्टेक्ट से मिलते रहेंगे, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, और जब तक आप अपलाइन से बात करते रहेंगे, तब तक आप पॉजिटिव। डायरेक्ट सेलिंग में मेंटर का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना सर काम नहीं हो सकता है। जैसे घड़ी की सुइयों में कांटों का होना जरूरी है, जिंदगी में सांस का होना जरूरी है, वैसे इस बिजनेस के अंदर मेंटर का होना बहुत जरूरी है। और अपलाइन का? सर मेंटोर ही आपको बाद में अपलाइन बनकर मिलती है। दोनों हालांकि डिफरेंस है, एक्सपीरियंस में अंतर होता है और आपकी समझ में अंतर होता है। अपलाइन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हर कोई इस दुनिया में आने के लिए जैसे माँ बाप की जरूरत है, ऐसे इस बिजनेस में अपलाइन की जरूरत होती है। और मेंटोर जिसके बिना सर काम चल ही नहीं सकता है। सर आपके मेंटर कौन है? सर मेंटोर के लिए बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा ये मानना है, मैं बेसिक से शुरू करूं। जिस प्रकार क्लास 1 का टीचर कोई और होता है, क्लास 2 का टीचर कोई और होता है, और हर सब्जेक्ट का टीचर कोई और होता है, तो मेरी अच्छी परवरिश के लिए मेरी मेंटोर है मेरी माँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, एक पॉजिटिव नजरिए के लिए मेरे मेंटोर है मेरे भाई। अच्छी परवरिश, अच्छे माहौल, और यहां तक आने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मेरी फैमिली, वो मेरे मेंटोर है। बिजनेस के अंदर मुझे पल पल सपोर्ट करने के लिए मिस्टर राहुल कुमार, बिजनेस की बारीकी दिखाने के लिए मिस्टर रविंद्र रघुवंशी, बिजनेस में ट्रेनिंग मॉडल समझाने के लिए, विजन देने के लिए मिस्टर संजय दीवान, एनर्जी और जोश से भरने के लिए मिस्टर टीएस दीवान, और इन सबसे बड़ी चीज, मुझे आज तक इस बिजनेस में टिकाने के लिए और मेरे अंदर हमेशा एक उत्साह और एक नया ड्रीम बनाने के लिए मेरी टीम, ये सारे मेरे मेंटोर हैं। और सबसे बड़े मेंटोर जिन्हें मैं मानता हूं, जिनकी बदौलत में काम कर रहा हूं, वो भगवान श्री कृष्ण, दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर, वो मेरे सबसे बड़े मेंटोर। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप किससे इंस्पायर हुए थे? डायरेक्ट सेलिंग में सर, मैं एक गुजरात में इवेंट देखने गया था एक्चुअली। उस इवेंट में 25,000 लोग आए थे। वहां एक बंदा साउथ इंडिया से आया था, मैं उससे इंस्पायर था। उसने 2 बात कही थी कि लोग ट्रेन में बर्थ बुक करके आते हैं, मैं पूरी ट्रेन बुक करके आया हुआ हूँ। वो 3,000 लोगों को लेकर आया था सर। सूरत स्टेशन में पहली बार मैंने ऐसा माहौल देखा था, ट्रेन में फ्लैक्स वगैरह लगा हुआ था। हालांकि बाद में मैंने भी बुक करने की कोशिश की और हम गोवा 2 बोगी एक्स्ट्रा लगवा कर गए थे। 684 लोगों को मैं लेकर गया था, तो बोगी लगवाई थी मैंने। फिर उस इवेंट में एक तो क्राउड, दूसरा वहां की लाइफ स्टाइल, तीसरा जब वो बंदा स्टेज में गया था तो उसने कहा कि वो इंजीनियरिंग करता है और उसने 1 साल के अंदर 1,23,00,000 रुपए कमाए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल तो है कि एक आदमी पूरी जिंदगी में जितना अर्न करता है, उतना पैसा वो 1 साल में अर्न कर सकता है, उतना ग्लैमर हासिल कर सकता है और इतने बड़े वॉल्यूम में खेल सकता है। तो टीम और उस पैसे ने और उस माहौल ने मुझे अट्रैक्ट किया था। सर डायरेक्ट सेलिंग में आपका सबसे पहला चेक कितने का था? 1,900 रुपए का। सर डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक का सबसे बड़ा चेक? सर सबसे छोटा चेक 1,900 रुपए का था और सबसे बड़ा चेक मेरा बना था 6,90,000 रुपए का। सर आपकी सबसे फेवरेट कार? इकोनॉमिकल में मुझे ब्रेजा अच्छी लगती है, जो मैं चलाता हूँ। घर के लिए मुझे एक्सयूवी 700 अच्छी लगती है, 700। और वैसे मेरी जो ड्रीम कार है वो मेबैक है, मर्सिडीज की आती है, 2 करोड़ रुपए के आसपास है। दैट इज माय ड्रीम कार। सर अभी तक आपने डायरेक्ट सेलिंग में कितना कमा लिया? सर एक कहावत है, लड़कियों से उनकी उम्र और आदमी से उसका पैसा नहीं पूछा जाता, पर हाँ इतना मैंने कमाया है कि जो फॉरेन और ट्रिप बताते हैं 11-12 कंट्रीज हो गई, एक पासपोर्ट भर गया है, भाई को एक घर दिया है गिफ्ट में, एक होटल बनवाई है, भोपाल में एक घर है, आज दोनों भाई अच्छे से रह रहे हैं, माँ को गर्व महसूस होता है, जरूरत पूरी की है, शौक पूरा किया है, जिम्मेदारी पूरी की है, इसी शहर में अपनी दी की शादी भी करवाई है मैंने बालाघाट में। तो जितना 60 साल में एक काम करता है व्यक्ति, उतना मैंने 5-7 साल में दफा दफा कर दिया, ये मेरी कंपनी। सर जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग वाले मर्सिडीज दिखाते, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां दिखाते, लेकिन आप ब्रीजा की क्यों बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। 2017 में मैंने खरीदी थी ब्रेजा और अभी भी चला रहा हूँ और मुझे गर्व है। सर किताबी ज्ञान को ग्राउंड में भी लेके आना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटी में अंतर होता है। मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था, मैं संपत्ति बढ़ाना चाह रहा था। मैं इंजीनियर सर, झोला छाप डॉक्टर और पढ़े लिखे डॉक्टर में अंतर होता है। बिल्कुल। भोपाल में मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है जिसकी अच्छी खासी कीमत है। तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं सुना था अभी, पर मेरे दिमाग में पहले था, कोई भी चीज तब लो जब उसे बार बार ले सको। तो आज अनूपपुर में जो होटल बनी थी उसमें 2 या 3 मर्सिडीज आ सकती है। जो घर बना है उसमें BMW और मर्सिडीज दोनों आ जाएगी। भोपाल के घर की कीमत पे 2 Q3 आ जाएंगी, ऑडी Q3। और जो नई प्रॉपर्टी भी बनाई है भोपाल में, उसमें एक मेबैक, एक ऑडी, एक BMW आ जाएगी।
तो इसीलिए नहीं लिया सर, क्योंकि मुझे लगता है कि शोरूम से बाहर निकलने के बाद वो आधी हो जाती है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो तो वो साल भर में डबल हो जाता है। सर जैसे कि आपने बताया मर्सिडीज मेबैक आपकी ड्रीम कार है, तो आप कब लेने वाले हैं? देखो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, हालांकि मुझे 14-15 साल हो गए हैं। अभी जो कार मैं चला रहा हूँ बहुत अच्छा एवरेज देती है, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओयो कंपनी का रितेश अग्रवाल भी स्विफ्ट से घूमता है, जबकि आदमी वो 10,000 करोड़ से ऊपर का है। बिल्कुल। तो मैं लेने वाला हूं अभी अगले इस साल के अंदर 2025 में मैं एक लग्जरी कार उठाने वाला हूं, और मैं मे बैक उस दिन लूंगा जिस दिन मैं मे बैक के साथ 5-6 मे बैक ले सकूं, उस दिन मैं जरूर मे बैक लेना पसंद। सर जैसे कि आपसे बात करते बहुत देर हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि सर इतने देर हो गई करके मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली। मुझे पता नहीं था कि आज मेरे अंदर इतने ज्ञान की कमी है, और शायद जो देख रहे हैं वीडियो शायद उनको भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कि जो सोशल मीडिया में जो निगेटिविटी फैली हुई है वो भी क्लियर हो गया होगा। और जो मेम्स बनाते हैं वो भी जरा देख ले, किसी भी इंडस्ट्री को बिना जाने इसकी गलत अफवाह ना फैलाए। तो सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आपका सर डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्ग टर्म में विजन क्या है? सौरभ, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा, और मुझे भी लगता है कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचेगी उसे ये बात समझ में आएगी कि नॉलेज की ताकत क्या होगी। और आज मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी टीम से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने विजन की बात की है सौरभ, मेरा बहुत बड़ा विजन है। जब मैं आया था तो मेरा कोई विजन नहीं था, मैं सिर्फ खर्चा निकालने था, लेकिन वक्त के साथ जब मेरी जरूरत पूरी हुई, मेरी जिम्मेदारियां पूरी हुई, मेरी बातें पूरी हुई, मेरे सपने पूरे हुए, तो मेरे अंदर एक विजन आया है सौरभ की सिर्फ सरकारी नौकरी करना या ट्रेडिशनल बिजनेस करना या फैमिली का व्यापार करना ही रोजगार नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग से एक व्यक्ति अगर वो बहुत ज्यादा ट्राइबल एरिया में है, उसके पास संसाधन नहीं है, या उसका एजुकेशनल लाइफ में मन नहीं लगता है, तो वो भी करियर बना सकता है और हम उसका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, एक व्यक्ति जो रिसोर्सेस संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, एक व्यक्ति जिसने तरह तरह का बिजनेस ट्राई किया है लेकिन ज्ञान और सपोर्ट ना होने की वजह से फेल है, उनके लिए मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। आज मेरी टीम में सिर्फ ए ग्रेड के ऑफिसर्स नहीं है, बाकी एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नॉन प्रोफेशनल्स, डिप्लोमेटिक वे में काम करने वाले लोग, प्रोफेशनल्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सारे तरीके के लोग हैं। इनको लेकर मेरा विजन यही है सौरभ की जब मैं ये देखता हूं कि 112-13 कार अचीवर है हमारे ग्रुप से, इतना बड़ा ग्रुप है, लोगों ने पैसे कमाए हैं, बिजनेस किया है, तो मेरा यही है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जैसे लोग वैकेंसी का फॉर्म डालने के लिए भीड़ करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि 700 पोस्ट है तो 70,000 लोगों की नौकरी नहीं लगेगी। बिल्कुल। मेरा विजन है कि ये एक अपॉर्चुनिटी और सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में एक रोजगार का विकल्प बनकर उभरे, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नौकरी में है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आप अपने चेक पे खुद साइन करना चाहते हैं, आप अपने आप को उससे बेहतर देखना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, तो एक बार ट्राई कीजिए। सर जैसे कि आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या आपको क्या लगता है कि सर यूनिवर्सिटी में जो अपना यूनिवर्सिटी है, क्या उसमें डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स ऐड करना चाहिए? सौरभ, ये बात अधूरी है, आज से 4 साल पहले कोर्स ऐड हो चुका है। ओके। और इंडिया में काफी सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग के कोर्स आ चुके हैं, किताबें आ चुकी हैं। स्टेशन बुक स्टॉल में दिखने वाली 100 में से 90 किताबें, जोड़ो जोड़ो जीतो, जीत आपकी, बिल्कुल। हमारे सीनियर की किताब है यह पल हमारा है, फिर सवाल ही जवाब है, फिर बेचना सीखिए और सफल बनिए, सोचिए और अमीर बनिए, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी सीरीज पढ़ी है। ये किताबें फाइनेंस के ज्ञान और डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये किताबें आज से नहीं बहुत समय से अवेलेबल हैं, और इसके राइटर आज तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इससे मैं बोलना चाहूंगा कि एक सोर्स होता है, जब आप उस पे जाते हैं, जब आप वहां पे बात करते हैं, तो आप डेफिनेटली यहां से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कि इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं तो ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही हैं। कोर्सेज कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज में मैंने 2-4 नाम लिए थे, शालोनी यूनिवर्सिटी है, डीयू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीएवीवी है, और बहुत सारे कॉलेजों में नेटवर्किंग के कोर्स आ चुके हैं और लोग कर रहे हैं। 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 3 साल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये तो 2020 और 18 से चालू हो चुका और अच्छी खासी फीस भी है, तो बिल्कुल लोगों को करना चाहिए। और एजुकेट होकर लोग करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, फेलियर का रेशियो बहुत कम होगा। और मैं आपको इस बात से जोड़ना चाहूंगा, हमारी कंपनी एमवाईएल ऑर्गेनिक का विजन भी यही है, चूंकि मैं एमवाईएल ऑर्गेनिक से हूं, तो हमारा विजन भी यही है कि हम
मार्केट में पैसे से ज्यादा पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, और डेफिनेटली हम मार्केट को पॉजिटिव कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से ज्यादा हमारे यूजर्स की संख्या है, ये डिनोट करती है हमारी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ। ओके सर, जैसा कि आपने बताया आपकी कंपनी एमवाईएल है, ठीक तो है, ये एमवाईएल का फुल फॉर्म क्या है? मेकिंग यू लाइफ, मेकिंग दैट इज अ फुल फॉर्म। यस, ये सर कंपनी कब से चालू की है? ये 2000, वैसे तो कंपनी का बैकग्राउंड 2010 से है। आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस पे काम करते थे। इसके एमडी मिस्टर गुरविंदर सिंह बेदी, ओके वेरी रिस्पेक्टेड एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड गाय। और 2018 में ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग हुई थी, तो आज इसका 7+ रनिंग ईयर हो चुका है। तो इस कंपनी का मेन काम क्या है? नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग का ही है या फिर और भी कुछ है? वेरियस प्लेटफॉर्म में कंपनी काम करती है, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में 2010 से। पर एमवेल ऑर्गेनिक्स बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी और अच्छी सेहत के लिए